बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर-आफ़ियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ सीएस 101 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिससे आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी मिड टर्म की। मिड टर्म में जिस तरह के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रही तो वो मैं आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। ये मैंने कुछ लिखे हुए हैं जिसमें सर्च इंजन, सर्च ऑपरेटर, सर्च ऑन इंटरनेट, बिट्स एंड बाइट्स। आपको क्वेश्चन इसी तरह के आ रहे हैं और बल्कि आपको आते भी हैं लेकिन आप कर नहीं पाते क्योंकि समझ नहीं आती बंदे को कि मैं किस तरह सवाल पूछा गया है। तो उनके बारे में मैं आपको कुछ बताऊँगा। रैम, इट्स टाइप, रिप्रेजेंटिंग, बाइनरी नोटेशन, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी एडिशन इन फ्रैक्शन, टूज़ कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, रिप्रेजेंटिंग इमेज एक्सेस नोटेशन, एल्गोरिथम, सीडो-कोड, इनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। एचटीएमएल आल्सो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। ये मैंने साथ-साथ इनके पेज नंबर भी लिखे हुए हैं ताकि मुझे भी आसानी से मैं भी आसानी से समझा सकूँ और अगर आपको खुद को समझ नहीं आ रही या फिर आप खुद देखना चाहते हैं तो इधर से अपने पेज नंबर देख के आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हीं में से पेपर सारा आ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं सर्च इंजन से 31 पेज नंबर अ, थ सर्च इंजन क्या है? अब इसमें सर्च इंजन क्या चीज़ होती है? हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं ना, जैसे यूट्यूब पे हम सर्च कर रहे हैं या गूगल पे या ब्राउज़र होते हैं, ये एक किस्म का ब्राउज़र होता है, हम उस पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमें फाइल्स चाहिए होती हैं व्यू में, तो हम कहते हैं सीएस 101 के हैंडआउट्स चाहिए, तो वो भी हम यहीं पे सर्च करते हैं या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हम गूगल पे सर्च करते हैं, वो सर्च इंजन होता है। गूगल भी एक सर्च इंजन है। अब गूगल के अलावा कौन-कौन सा सर्च इंजन है? सर्च इंजन लाइक गूगल इंडेक्स वेब पेज एंड हेल्प्स यू टू इट रिट्राइव। इसमें उसने बताए हैं 3 बताए हैं गूगल, याहू एंड एमएसएन। अब एक एमसीक्यूज़ था, आज एक स्टूडेंट लेके आया था कि उसने कहा है कि गूगल के अलावा कोई 3 बताएँ, तो वो 3 कौन से होंगे? आप अगर नीचे देखें गूगल, बिंग, याहू, बैडू, एक्सेंड, ये आपने 6 के 6 याद कर लेने हैं। अगर आपको इनमें से भी कोई पूछे तो आपने बता देना है कि ये भी एक सर्च इंजन है। तो ये सर्च इंजन आपने याद कर लेने हैं और सर्च इंजन होता क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आप बता सकते हैं कि हम सर्चिंग के लिए यूज़ करते हैं जैसा कि गूगल, बिंग, याहू। गूगल ज़्यादा क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये ज़्यादा मायने रखता है, मतलब कि लोगों की क्या कहते हैं उसको, लोग इसको ज़्यादा चाहते हैं या फिर ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हम नोट करें तो हमारा जो वीयू का सिस्टम है ना, जिस पे एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर होता है, तो वो एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गूगल का ये, बाकी तो आपको गूगल के बारे में पता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या था? सर्च सर्च ऑपरेटर्स। सर्च ऑपरेटर्स, ये पेज नंबर है 35। सर्च ऑपरेटर क्या होता है? अब सर्च ऑपरेटर में चीज़ें कुछ यूँ है कि हमने जो गूगल पे सर्च करनी है, गूगल पे हम किस तरह की सर्च कर सकते हैं। एक तो हम सिंपल लिखते हैं कि हमें वीयू के हैंडआउट सीएस 101 चाहिए। इसके अलावा कुछ सर्चेज़ इस तरह होती हैं, जैसा कि उसने एग्ज़ाम्पल दिया है फीफा वर्ल्ड कप। अब फीफा वर्ल्ड कप हमें फेसबुक पे भी मिलेगा, यूट्यूब पे भी मिलेगा, गूगल पे भी मिलेगा, ट्विटर पे भी मिलेगा, इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा। लेकिन अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं या किसी भी सर्च इंजन पे सर्च करते हैं फीफा वर्ल्ड कप और साथ एट द रेट ऑफ लगा के फेसबुक लिख देते हैं, तो यहाँ पे सर्चेज़ क्या आएँगी? ये आपको सामने नज़र आ रहा है कि फेसबुक का पेज सामने आएगा। फीफा वर्ल्ड कप का जो फेसबुक का पेज होगा ना, वो सामने आएगा। तो एट द रेट ऑफ किस काम के लिए यूज़ होता है? उसके साथ हम जो भी सोशल मीडिया का ऐप का नेम लिख देंगे तो उसका पेज सामने होगा। अगर हम ट्विटर यूज़ करते हैं, ये आपके सामने है कि एट द रेट ऑफ ट्विटर आ गया, तो हमारे पास कौन-सा पेज सामने होगा, सामने शो होगा ट्विटर का। ये देखिए, ये ट्विटर का पेज हमारे सामने इस वक़्त शो हो रहा है। क्यों? हमने फीफा वर्ल्ड कप के साथ एट द रेट ऑफ ट्विटर लिखा था। एक ये चीज़ होगी, उसके बाद लैपटॉप, ये दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम प्राइस लिख देते हैं साथ, लाइक हमें मोबाइल कोई परचेज़ करना है, लैपटॉप परचेज़ करना है, तो हम लिखेंगे लैपटॉप रेंज 50,000। तो जितने भी लैपटॉप हमारे सामने आएँगे वो 50,000 से लेस आएँगे। अगर हम करें कि इंक्रीज़ तो फिर वो उससे ज़्यादा आएँगे। मतलब इस तरह भी हम लोग सर्चेज़ वगैरह करते हैं, वो हमें खुद को भी पता है, लेकिन क्वेश्चन हमसे इस तरह के पूछे जाएँगे, अगर हमने नहीं पढ़े तो हमें समझ नहीं आएगी, हम कन्फ्यूज़ होंगे कि हमें वहाँ पे क्या लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट एक था हैश एजुकेशन, डबल कोमास वाला था एक, कि अगर हम कोई भी चीज़ डबल कोमास में लिखते हैं ना, जैसा कि एजुकेशन लगा लेते हैं। एजुकेशन के साथ अगर इसने हैश यूज़ किया है तो एजुकेशन का पेज, जो पेज बना होगा वो आएगा सामने। अगर डबल कोमा में लिखते हैं ना, लाइक मैंने अगर अपनी कोई वेबसाइट बनाई है, अब वेबसाइट का नाम मैंने रखा है एमएस क्रिएटिव प्लेटफ़ॉर्म। अब
आपने अगर आप लिखेंगे ना वैसे ही एमएस क्रिएटिव प्लेटफ़ॉर्म, अगर प्लेटफ़ॉर्म के स्पेलिंग आपसे गलत हो जाते हैं, तो उस नाम से मिलती-जुलती जो भी वेबसाइट्स होंगी वो सामने आ जाएँगी। लेकिन अगर आप डबल कोमास में लिखते हैं, तो उसका मतलब है एज़ इट इज़ आपको लिखना पड़ेगा। एमएस फुल स्पेलिंग्स वगैरह जो भी हैं वो आप वैसे ही लिखेंगे और डबल कोमास लगाएँगे तो सेम वही वेबसाइट आपके सामने आएगी। ये टॉपिक भी हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आता है सर्च ऑन इंटरनेट। मैं आपको थोड़ा जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि अभी 2 को या 1 अगस्त को पेपर्स हैं, तो आप जल्दी से जल्दी तैयारी कर सकें इसलिए मैं शॉर्ट-शॉर्ट करके समझा रहा हूँ आपको। सर्च ऑन इंटरनेट। इसके अलावा मैंने एक वीडियो दी हुई है अपनी चैनल पे जिसमें मैंने 20 प्लस आई थिंक पेपर्स इकट्ठे किए थे सीएस 101 के जो अभी हुए हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं कि पेपर किस तरह के आ रहे हैं। वो उसका मैं लिंक भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नेक्स्ट है सर्च ऑन इंटरनेट। ये पेज 40 पे चलते हैं हम लोग। इंटरनेट पे सर्चिंग किस तरह की होती है। सर्च ऑन इंटरनेट। यहाँ पे मेन चीज़ है ये आपको ऑप्शन में आ सकता है एमसीक्यूज़ में कि अवॉइडिंग एड्स। हमारे मोबाइल पे एड्स आपने देखे होंगे कि यूट्यूब पे ऐड आते हैं, उसके अलावा भी कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जैसे कि गूगल भी हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने ऐड आ जाता है, तो उनसे अवॉइड कैसे करना है? हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि हम गूगल को या जो भी चीज़ है उसको अपनी ईमेल ना दें, उसे अपने मेडिकल इश्यूज़ या ड्रग्स के बारे में ना बताएँ, अपना नेम ना बताएँ, अपनी लोकेशन ना बताएँ और अपने फ़ेवरेट थिंग्स ना बताएँ। आपको पता है कि आपको ऐड किस तरह शो होते हैं? आपने देखा होगा कि कभी आपको कोई किस किस्म का ऐड आ रहा है और कभी किस किस्म का। गूगल आपको देखता है, आपसे चीज़ें जो ली होती हैं ना जैसे कि आपकी अगर फ़ेवरेट थिंग उसने ली है तो आपने फ़ेवरेट थिंग में लगाया होगा कि मेरी क्रिकेट फ़ेवरेट है या फिर इस तरह की चीज़ें फ़ेवरेट है। तो आपको जो ऐड आएगा वो उसी के मुतल्लक आएगा, मतलब जो चीज़ें आपने फ़ेवरेट में रखी थी, तो वही चीज़ें आपको ऐड में दी जाएँगी। लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं देंगे तो आपको कम से कम ऐड आएँगे। अब ये मेरा काम था आपको समझाना, आप अपने अल्फ़ाज़ में अगर आपको कोई इस तरह का एमसीक्यूज़ या क्वेश्चन आ जाता है तो आप अपने अल्फ़ाज़ में इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डेंजरस टू सर्च। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप सर्च ना करें तो बेहतर है, ये आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं, डेंजरस हो सकती हैं। फर्स्ट है प्रेशर कुकर बॉम्ब स्टोरी, अटैक, सुसाइड बॉम्ब, किलर्स, टेरिफाइंग, किलिंग एनिमल्स, पॉइज़न, मर्डर, ये सारी चीज़ हाउ टू मेक कंप्यूटर वायरस, हैकिंग, अबाउट रिलीजन, अबाउट पॉलिटिक्स। ये चीज़ें आपको एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं, एक दफ़ा आपने अपने माइंड में रख लेनी है, बाकी नेम से आपको पता चल रहा है कि ये चीज़ें नुकसानदेह हो सकती हैं। ये है कि एक दफ़ा आप पढ़ लेंगे तो आपके ज़हन में होगा कि ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, हमने सर्च नहीं करनी है, तो इससे अवॉइड करना है सर्च करने से। नेक्स्ट है कुछ चीज़ें जो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से मतलब हमारे कंप्यूटर या मोबाइल को हैक कर सकती हैं, वो कौन-सी चीज़ें होती हैं? फ्री म्यूज़िक। अक्सर औक़ात इसमें एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, हमें व्हाट्सएप पे लिंक आ रहे होते हैं। लिंक क्या होते हैं? हैप्पी न्यू ईयर के या 50 जीबी फ्री मिल रहा है या फिर इस तरह के जो लिंक होते हैं, उसमें भी यही चीज़ें होती हैं कि आपके ऊपर उससे भी अटैक हो सकता है। क्योंकि जो फ्री चीज़ें हैं, इनके अंदर इन्होंने बग्स क्रिएट किए होते हैं। जैसे कि हमें फ्री म्यूज़िक की थोड़ी लाइन पढ़ते हैं, द हैकर्स नॉर्मली ऐड मैनी वायरसेस टू सच वेबसाइट। मैनी वायरस डाल देते हैं सच वेबसाइट्स में एज़ द इन्फॉर्मेशन सीकर ऑफ फ्री म्यूज़िक, जैसा कि फ्री म्यूज़िक। इसी तरह वो मैं जो लिंक्स की बात कर रहा हूँ, उसमें भी एक तो होता है लिंक आपको पता चलता है जैसे कि vu.edu.pk। अब इसकी जो लास्ट पे डोमेन है ना, डोमेन से पता चल जाता है कि ये एक वेबसाइट है जो कि वाक़ई है वेबसाइट। लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, उनका नाम सिर्फ़ कोई नहीं होता और वो हम लिंक इस तरह शेयर कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं क्या चीज़ है वो, और इस तरह की चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, मतलब सिक्योरिटी का इश्यू बन सकता है। नेक्स्ट है अनप्लेज़ेंट रिज़ल्ट। ये यू माइट सर्च, इसका मैं बताता हूँ, स्मोकर लंग्स और स्किन। ये वो चीज़ें हैं जो आप ना सर्च करें, अदरवाइज़ जैसा कि अगर आप अब करके देखें स्किन कंडीशन आप सर्च करेंगे ना, तो आपके सामने इस तरह की पिक्चर्स आएँगी जैसे आपने देखा होगा स्मोकिंग जो सिगरेट की डब्बी होती है उसके ऊपर कितना गंदा-सा करके बना होता है, वो मुँह मतलब जला हुआ या इस तरह। स्किन कंडीशन भी आप सर्च करेंगे तो पिक्चर्स देखिएगा, बहुत ही बंदे का खुद का दिल खराब होता है। मैं कहता हूँ आपको रात को नींद नहीं आएगी अगर आप वो देख लेते हैं तो। इसी तरह स्मोकर लंग्स हैं, तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आप ना सर्च करें तो अच्छा है। ये आपको डिप्रेस कर सकती हैं, खतरनाक नहीं है आपके लिए, लेकिन एंड पे लिखा हुआ है माइट डिप्रेस यू, ये आपको डिप्रेस कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बिट्स एंड बाइट। अब बिट्स एंड बाइट देखते हैं हम 46 पेज नंबर पे जाके। 46 बिट्स में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? बिट्स होती क्या चीज़ है बेसिकली?
बिट्स इन कंप्यूटर ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन बिट्स। हम कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर देखें ना, हम उसको कहते हैं कि जैसे कि हम लोग मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं, हाय का मैसेज हम करते हैं, तो एच और वाई बेसिकली बिट बिट कहते हैं 0 1 को, उसके अंदर स्टोर होती है और देन 0 1 जाता है नेक्स्ट बंदे के पास, और वहाँ जाके 0 1 कन्वर्ट होता है हाई में। अब इसमें देखते हैं, इन्फॉर्मेशन इज कोडेड एज पैटर्न ऑफ 0 1। 0 1 का पैटर्न कुछ इस तरह होता है, ये 1, ये 0। आपने कुछ इस तरह की वो भी पढ़ी होंगी, क्या कहते हैं, अभी बल्कि नेक्स्ट पढ़ेंगे आप, शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स, 1 बिट कैन ओनली 0 और 1 बिट होती है। ये देखें, इसके अंदर ये 1 बिट हो गई, ये दूसरी बिट हो गई, और ये तीसरी हो गई, और ये चौथी हो गई। ये 4 बिट्स यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटिंग नंबर, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज जैसे इन चिप इलेक्ट्रिक चार्ज 1। आप किसी को पिक्चर भी सेंड करते हैं ना व्हाट्सएप पे, या फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप अपने लैपटॉप में या मोबाइल में स्टोर करते हैं कोई फ़ोटो है हमारे पास, कितने एमबी की, 1 एमबी की फ़ोटो है, तो हम 1 एमबी को क्या करेंगे, मेमोरी में रखेंगे ना, तो मेमोरी में वो कितनी जगह लेगा, वो बिट में जगह लेगा, मतलब वो वहाँ पे 1 0 0 1 0 1 इस फॉर्म में स्टोर होगा। लेकिन वो कितने 1 0 हैं, तो वो रात-रात बन जाएंगे, इतने बन जाएंगे कि 1 एमबी की स्टोरेज वहाँ पे लेगा। अब 1 एमबी किसके बराबर होता है, ये आप देखेंगे, 1 एमबी 1024 केबी के बराबर है, 1 केबी 1024 बाइट के बराबर है, और 1 बाइट 8 बिट के बराबर है। तो आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि 1 एमबी में कितने बिट्स होंगे, और यानी कि कितनी 10 बनेंगी एक पिक्चर के लिए, जो कि 2 एमबी की पिक्चर थी। अब यहाँ पे जो यूनिट्स आपने याद करने हैं, वो ये है कि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। बिट्स क्या चीज़ है, ये 1 और 0, ये अलग-अलग बिट है। 1 0 1 बिट हो गई, उसके बाद 1 आया, वो दूसरी बिट, और तीसरी बिट, ये बिट्स हैं। और अगर इस तरह के 8 बन जाए तो वो एक बाइट बन जाती है। जब यहाँ पे 8 बन जाएँगी, कितनी हो गई, 3 6 और ये 8, अब ये 1 बाइट बन चुकी है। 1 बाइट, ये देखें, 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होती है। और नेक्स्ट है 1024 बाइट्स 1 किलोबाइट के बराबर होती हैं, 1024 के किलोबाइट मेगाबाइट के बराबर होती हैं। आपने देखा होगा अक्सर हम लोग पैकेज वगैरह लगाते हैं, तो उसमें हमें एमबीज़ मिलते हैं, किस हिसाब से 5 जीबी एमबीज़ मिलते हैं, 5 जीबी, 6 जीबी, 10 जीबी, 25 जीबी का पैकेज लगाते हैं हम। तो जीबी बेसिकली होता क्या है, जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। अगर हमारे पास 25 जीबी मिले हैं, हमारे पास 1 जीबी है, तो 1 जीबी के अंदर कितने एमबी है, हम कहते हैं 1000 एमबी है। वो 1000 एमबी नहीं होता, बेसिकली वो 1024 एमबी होते हैं। तो 1000 एमबी हम वैसे कह देते हैं, अदरवाइज़ होते हैं 1024 एमबी है। इसी तरह एमबी क्या चीज़ है, एमबी भी हम एग्ज़ाम्पल लें तो हमारी स्पीड होती है, जो वो इंटरनेट की कभी-कभार 2 एमबी या 1 एमबी आ रही होती है, तो 1 एमबी में केबीज़ होते हैं। केबी आपने देखा होगा कि अगर स्पीड लो हो तो वो केबीज़ में चली जाती है, 600 केबी, 700 केबी, तो उससे नीचे केबी आ जाता है, केबी के बाद जाके बाइट आता है, और बाइट से नीचे बिट आता है। तो ये आपने इसी तरह याद करनी है, ये भी आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज़ में। और जीबी से बड़ा, जीबी तक तो हमने बात कर ली, जीबी से बड़ा टीबी होता है, टेराबाइट। इसके आगे भी काफ़ी है, लेकिन आपके सिलेबस में टेराबाइट तक है, तो ये आपने याद करना है टेबल। नेक्स्ट है बिट को स्टोर, अगर 2 रखने हैं, मतलब हमने सिर्फ 2 बिट पैटर्न बनाना है, तो कितने इसके हो सकते हैं, जैसा कि 00 01 10 11, तो 4 ऐसी डिफरेंट पैटर्न इसके बन सकते हैं जिसमें सेम नहीं हो रहा। देखिए 00 है, इसमें इसमें पहले 0 आ गया, देन 1 है, इसके बाद पहले 1 आ गया, फिर 0 है, इसके बाद 1 1 आ गया। मतलब इसमें कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं है जो दोबारा हमने लिया हो। इसका क्या मतलब है, अगर 2 बिट्स हम यूज़ करेंगे तो हम 4 बिट का पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन अगर 4 यूज़ करेंगे तो फिर 16 का बनेगा। अगर 8 यूज़ करेंगे तो फिर आई थिंक 64 का बनेगा। तो ये भी एक फ़ॉर्मूले के थ्रू आप पता कर सकते हैं। 2 की पावर, अब कितने बिट हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अगर आप 2 बिट का बना रहे हैं तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, वो बनेगा 4, यानी कि आप 4 के इक्वल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2 की पावर, अगर हम 6 बिट लें तो 6 रख देंगे, और 2 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये बल्कि 6 के साथ पावर करेंगे, ये तकरीबन 128 या फिर 586 526 बन जाएगा। तो इसकी पावर जितने भी लिखेंगे उससे इसका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट है 1 बिट, ये वही चीज़ उसने लिख दी है, 6 का 64 आ रहा है कि 6 रखने से 64 बिट्स बनेंगी। नेक्स्ट है कि ये आई थिंक एडिशन आ जाएगा इसका, बाइनरी एडिशन, बल्कि वो नेक्स्ट में, आई थिंक मैं एडिशन का पेज नंबर देखता हूँ। अच्छा, एडिशन आगे जाके आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं। बिट्स में यही चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं कि उनके 1 जीबी के बराबर और 1 0 के फॉर्म होती है इसकी, और इस तरह की 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो आपने याद रखनी है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बूलियन ऑपरेशंस। बूलियन ऑपरेशन क्या होते हैं? बूलियन ऑपरेशन बेसिकली एंड, और, एक्सोर और नॉट, ये 4 बूलियन ऑपरेटर है जो आपके सिलेबस में है। अब इसमें हम थोड़ा सा इनको डिटेल में जाते हैं। एंड क्या चीज़ है? एंड ऐसे है कि जैसे हम प्लस माइनस इज इक्वल टू, या फिर डिवाइडिंग बाय मल्टीप्लिकेशन इस तरह होता है ना, तो हम क्या करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू, कोई भी हमारे पास 1 1 1 आ जाता है। तो इसमें बिट का होता है मतलब 1, इसके दरमियान एंड आ जाएगा। 1 एंड 1 किसके बराबर होगा? या 0 के बराबर होगा या 1 के बराबर होगा। इनको हमने याद कैसे रखना है? अब जो एंड गेट है, एंड गेट में मैंने आपको जैसे पहले बताया बिट वाले में कि 2 बिट्स है ना अगर, तो उसके डिफरेंट 4 पैटर्न बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 ले रहे हैं, मतलब ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये बी हो गया। अब इसमें क्या है कि ए फार्म और बी फार्म 2 बिट्स बन रही है ना, तो इसलिए इसके 4 डिफरेंट पैटर्न बन सकते हैं, जैसे कि 0 0 0 1 1 0 1 1। इसमें आपने इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपने इस तरह लिखना है कि अगर तो आप 2 बिट बना रहे हैं, मतलब 2 बिट ले रहे हैं, तो आपने पहले 0 0 1 1 लिख लेना है, 2 दफ़ा 0 2 दफ़ा 1, और नेक्स्ट बी में 0 1 0 1। और अगर आप 4 पैटर्न ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पहले 0 0 4 दफ़ा 0 लिख देंगे, उसके बाद 4 दफ़ा 1 लिख देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 दफ़ा 0 और 2 दफ़ा 1, नेक्स्ट 0 1 0 1। ये 3 बिट पैटर्न के लिए। अगर आप 4 बिट ले रहे हैं तो आप 8 दफ़ा 0 लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट 8 दफ़ा 1 लिखेंगे। तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इन गेट्स में जस्ट 2 दफ़ा बिट लिखेंगे और इसमें जवाब क्या आएगा। अब हम देखेंगे कि इसकी आउटपुट आती कैसे है। इसकी आउटपुट अगर हम देखें, इनपुट में हमने क्या दिया है, 0 और 1। ऊपर आपको नज़र आ रही है इसकी शेप बनी हुई। शेप में एक ए है और दूसरा बी है। ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये ए है और ये बी है। इसको मैं ड्रा करता हूँ साथ। ये ए हो गया और ये बी है। अब ए में हमने वैल्यू दी है 0 की और बी में भी 0 की दी है। ये आपको नज़र आ रहा है ना, पहले भी 0 और दूसरी भी 0। तो आउटपुट क्या आएगी? तो आउटपुट आएगी इसकी 0। अब ये आउटपुट कैसे आएगी? एंड गेट को आपने इस तरह याद करना है कि एंड गेट का मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई भी होता है। आप यहाँ पे ये देखेंगे एंड और को उर्दू में इसमें इसको क्या कहते हैं, और। तो अगर हमारे पास 0 है, इनपुट हम एक तरफ 0 दे रहे हैं, दूसरी तरफ 0 दे रहे हैं, 0 का क्या मतलब है, ना होने के बराबर, मतलब नहीं है। इसमें हम फैन या लाइट का कंसिडर करेंगे कि ये एक बल्ब है, ये बल्ब है हमारे पास। इसको हम 0 मतलब इधर से हम पावर नहीं दे रहे, माइनस से। माइनस 2 पॉइंट होते हैं ना, माइनस और प्लस। हम इधर भी इसको पावर नहीं दे रहे, 0 लिखा है, इधर भी हम पावर नहीं दे रहे, 0 लिखा है। तो दोनों तरफ जब पावर नहीं दे रहे तो आगे बल्ब भी ऑन नहीं होगा, तो यहाँ भी 0 रहेगा। नेक्स्ट है 0 1। अब एक तरफ हमने 0 मतलब पावर नहीं दी, दूसरी तरफ 1 पावर दी है हमने, तो क्या होगा, बल्ब फिर भी नहीं ऑन होगा क्योंकि उसे दोनों तरफ चाहिए, फिर भी आगे 0 ही आएगा। नेक्स्ट 1 0 है तो 1 0 में भी ऐसे ही आएगा, 0 आएगा। जब 1 1 होगा, इधर से भी हम इसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इधर से भी दे रहे हैं, नेक्स्ट बल्ब ऑन हो जाएगा, यहाँ भी 1 आएगा। आप या तो इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज एंड में उसी वक्त 1 आता है जब दोनों 1 होंगे, अदरवाइज ऑल सिचुएशन में 0 0 0 रहेगा। नेक्स्ट है और में क्या होता है, और में हम देखेंगे कि या का लफ़्ज़ उर्दू में से कहें तो या कहते हैं। इसमें इस तरह आप याद कर सकते हैं कि 0 या 0 तो 0 ही आएगा, और किसी में भी 1 आ गया, 0 या 1 हो गया तो 1 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 0 है, या कहते हैं ना ये वाला काम कर लो या फिर ये वाला काम कर लो, दोनों में से आपको चॉइस दे दी जाती है कि ये कर लो या फिर ये कर लो। तो इन दोनों में कहीं भी एक आ जाता है तो आप एक लिख देंगे, इधर एक आ गया फिर भी एक लिख देंगे, इन दोनों में तो है ही दोनों में एक, तो आप एक लिख देंगे। इसकी आउटपुट कैसे लेनी है हमने, जहाँ पे एक एक ए में या बी में एक आ जाएगा, आपने आगे एक लिख देना है, अदरवाइज 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सॉर। एक्सॉर में क्या होता है, आप अगर चाहें इनकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मे बी डेफिनेशन आपको वहाँ पे लिखनी पड़े, अदरवाइज जो मेन कंसेप्ट है आपका वो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सोर। एक्सोर में क्या होता है, इनपुट हम देते हैं 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1, और इनपुट सबकी सेम ही रहेगी, 0 0 1 1 और 1 0 1 0 1। इसमें ये होगा कि अगर दोनों 0 है तब भी 0 रहेगा, और अगर दोनों एक हैं तो तब भी 0 रहेगा। अगर डिफरेंट है तो 1 1 आ जाएगा। ये आपने इसी तरह याद करना है। 4 टेबल हैं, आप इजीली याद कर सकते हैं। तो इस तरह आपके 3 4 एमसीक्यूज इसमें से आ जाएंगे।
नॉट क्या है? नॉट में टेबल का कंसेप्ट ही नहीं है। नॉट में आप सिर्फ इतना याद रखें, अगर 0 है तो 1 है। नॉट का मतलब क्या होता है? आपने शायद निगेशन पढ़ रही हो मैथ में, उसमें भी यही होता था कि अगर ट्रू है तो फॉल्स है हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे नॉट का कंसेप्ट यही है, अगर 0 है तो उसकी आउटपुट 1 होगी, अगर 1 है उसकी आउटपुट 0 होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इनकी अलामात कैसी हैं। अगर आप देखें एंड किस तरह है, एंड की शेप कुछ इस तरह बनी हुई है, मतलब ऐसे, ये देखें एंड की शेप ये है, और ये और की शेप है थोड़ी सी आगे से इस तरह है, बिल्कुल भी नहीं है लेकिन थोड़ी सी इस तरह बनी हुई है। तो ये आपने याद रखना है, और की शेप ये वाली है। ये शेप्स भी आपसे पूछी जा सकती हैं या फिर ड्रा करने के लिए कहा जा सकता है। और एक्सॉर की क्या है? एक्सॉर की सेम टू सेम और की शेप ये देखिए, और पीछे एक्स लगाया है, इसी तरह पीछे उन्होंने ये एक लाइन और ड्रा कर दी है। और नॉट की क्या है? नॉट की बिल्कुल ट्राइंगल और आगे इसका गोल सा दायरा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ये है कि एक्सॉर एंड और तीनों में आप देखेंगे दो आउटपुट्स जा रही हैं, ए और बी की। लेकिन यहाँ पे कितनी आउटपुट है? यहाँ पे एक ही आउटपुट, एक इनपुट है और एक ही आउटपुट है। इधर दो इनपुट्स है ना, ए और बी। इधर एक इनपुट है क्योंकि इसमें 1 से 0 में कन्वर्ट होना है, जस्ट यहाँ पे 2 का काम बनता है। तो ये हमारे बूलियन थे। इसमें अगर आप देखें, ये ए है, इसमें इसने वर्टिकल लिख दिए हैं, वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल लिख दिए हैं। ये ए लिख दिया 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1, उसके बाद 1 0 1, यानी कि इसने रैंडम एक वैल्यू दे दी है। अब इसके कन्वर्ट वो कहेंगे कन्वर्ट करें एंड में, तो 0 1 क्या होता है? 0 होता है, एंड में 0 होता है, और 0 0 भी 0 होता है, 1 0 भी 0 होता है। जहाँ 1 1 दोनों सेम आ जाए एंड में, वो 1 होता है। और नेक्स्ट अगर और की बात करें, और में भी इसी तरह ए और बी को कन्वर्ट करेंगे, ए बी क्या होता है? और एक्सोर में भी इसी तरह 0 1 कितना होता है, 0 0 0 कितना होता है, 1 0 कितना होता है। एंड नोट ए में आपको पता है सिर्फ चेंज करनी होती है, तो यहाँ पे 0 था यहाँ 1 आ गया, बी में 1 था तो 0 आ गया। तो ये एक टेबल है, आपको एग्जांपल दी गई है। आपको क्वेश्चन भी इसी तरह का आएगा, जैसे कि एक क्वेश्चन ये भी आया था क्विज़ में, 1 1 0 1 एंड 1 1 1। अब इसमें आपने क्या करना है? इसमें आपने कंसीडर करना है कि ये ए है और ये बी है, इसकी भी पहली बीट, इसकी भी पहली बीट, ए हो गया, ए हो गया और बी हो गया। अब 1 और 1 एंड में क्या होते हैं? 1 होता है। और दूसरा क्या है? 1 और 1 फिर 1 आएगा, 0 और 1 है तो 0 आ जाएगा, और इसमें एंड वाला 1 है, एंड वाला 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये इसकी आउटपुट आएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल नोटेशन की। हेक्साडेसिमल नोटेशन बेसिकली होता क्या है, इसको हम देख लेते हैं पेज नंबर 50। हेक्साडेसिमल नोटेशन, अब इसमें मेन जो चीज़ है, हम जैसे पढ़ते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट किसको कहते हैं? पहले को, सेकंड दूसरे को, थर्ड तीसरे को। इसी तरह इस ज़ुबान में यूनरी होता है 1, उसके बाद होता है बाइनरी, उसको कहते हैं 2 को, उसके बाद होता है ऑक्टा 8 को, और हेक्सा। ये वो हैं जो मेन हमारे यूज़ होंगे, मैंने जस्ट वही लिखे हैं। हेक्सा कहते हैं 16 को, ऑक्टा कहते हैं 8 को, और बाइनरी हो गया 2 को, यूनरी 1 को। यूनरी मैंने वैसे ही लिखा है, एक हमारे सब्जेक्ट में जो ये चीज़ें मतलब इस कोर्स में होंगी वो बाइनरी, ऑक्टा और हेक्सा होंगी। अब बाइनरी कौन से नंबर हैं? बाइनरी का मतलब 2 होता है, तो बाइनरी 2 से जितने भी छोटे नंबर होंगे वो बाइनरी के नंबर आएंगे, बाइनरी नंबर कहलाएंगे, इस कार्ड बाइनरी नंबर। अब 2 से छोटे कौन-कौन होता है? एक 0 2 से छोटा है और एक 1 2 से छोटा है। ये मैंने इसमें कोमा डाला है, लेकिन आपने कोमा लिखना नहीं है, इन नंबर्स में कोमा यूज़ नहीं होता। अच्छा, इसमें बाइनरी कौन-कौन से हैं? जो 2 से छोटे हैं। इसी तरह ऑक्टा कौन-कौन से होंगे? जो 8 से छोटे होंगे। 8 से छोटा कौन-कौन है? 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 8 से छोटे हैं। कोई भी नंबर आप देखेंगे जो इस फॉर्म में होगा जिसमें 8 यूज़ ना हो, 8 से छोटे वाले नंबर यूज़ हों, तो वो ऑक्टा नंबर हो सकता है। नेक्स्ट है 16, हेक्साडेसिमल की हम बात करने लगे हैं, तो हेक्सा से मुराद 16 होता है। 16 से छोटे जो भी नंबर हैं वो हेक्साडेसिमल होंगे। 8 9, उसके बाद आ गया 10 11 12 13 14 15 15 तक। अब यहाँ पे हम गौर करें, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 0, 0 में पता चल रहा है 0 है, 1 2 3 4 5 6 9 तक हमें पता चल रहा है। 9 से आगे 10 आ गया, लेकिन ये तो हमें पता है हमने 10 लिखा है, कोई बंदा देखेगा तो वो इसे पढ़ लेगा 9 1 0 1 1, वो इस तरह पढ़ेगा। इसलिए इसको कन्वर्ट किया गया है हेक्सा में। अगर 10 है ना, 10 की जगह हम 10 नहीं लिखते, वहाँ पे हम ए लिखते हैं। अगर 11 है, 11 की जगह हम बी लिखते हैं। अगर
12 है तो हम सी लिखते हैं, उसके बाद 13 को डी लिखते हैं, ये आई थिंक यहाँ पे लिखे भी होंगे, ये देखिए। चलो वहाँ से मैं बाद में बताता हूँ। डी हो गया, आगे 14 को हम लिखेंगे ई, 15 को हम लिखेंगे एफ। अब अगर हमने यहाँ पे लिखना है हेक्साडेसिमल के नंबर, तो हम 1 2 3 4 5 यहाँ पे रिप्लेस करते हैं 9 को ए के साथ, 11 को बी के साथ, सी के साथ, 13 को डी के साथ, 14 को ई के साथ और 15 को एफ के साथ। तो ये हमारे हेक्साडेसिमल नंबर है जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई एफ आता है। तो ये एक तरतीब है 10 से लेके 15 तक की, ए बी सी डी ई एफ आपने इसी तरह याद करना है। ये आपको पता चल गया कि हेक्साडेसिमल नंबर होते कौन से हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगर हमने पैटर्न निकालना हो, मतलब आपको आ जाता है हेक्सा टू बिट पैटर्न, हेक्सा टू बाइनरी नंबर निकालें। हेक्सा टू बाइनरी आप कैसे निकालेंगे? ये हो गया हेक्सा, हेक्सा का नंबर उन्होंने दे दिया है हमें, ए दे दिया फ़र्ज़ करें। अब ए का हमने बाइनरी निकालना है। बाइनरी हम निकालते कैसे हैं? पहले तो ये देखें ए किसके बराबर है? ए हमने पीछे पढ़ा कि ए 10 के बराबर है, ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ए 10 के बराबर है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 10 है। अब किसी भी चीज़ का बाइनरी नंबर, अब 10 हमारे पास डेसिमल आ चुका है, डेसिमल टू बाइनरी भी इसमें हो जाएगा। किसी भी नंबर को जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसको इस तरह डिवाइड करना है। अब हमारे पास 10 है, 10 को हम अंदर लिखते हैं यहाँ पे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 बाइनरी बाइनरी 2 को कहते हैं ना, तो डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचा रिमाइंडर, पूरा पूरा तकसीम हो गया ना, तो 0 बचेगा। नेक्स्ट हम अगेन डिवाइड करेंगे 2 को, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 आएगा और 4 के बाद 1 बच जाएगा 5 में से, तो वो हम साइड पे लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। यहाँ पे साइड पे कितना बचा, 0, 2 1 ज़ा 2 पूरा पूरा तकसीम हो चुका है तो 0 बचेगा, 0 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको इस तरह ऊपर वैल्यू लिख देंगे नीचे से लेके ऊपर तक। हमारे पास क्या है, 1 0 1 0, तो ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ चुकी है, ये हमारे पास ए इज़ इक्वल टू 1010 आ चुका है। और अगर हम यहाँ पे देखें, ये इन्होंने लिखी हुई है तो सेम है वैल्यू, तो ये इसी तरह हमने निकालनी है। बाकी वैल्यूज़ आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये यहाँ से लेके इतनी ओक्टा बनती हैं, इतनी बल्कि 7 तक, इसको हम ओक्टा भी कह सकते हैं। ये सारी को हम हेक्सा कह सकते हैं क्योंकि 0 से लेके एफ तक है। और बाइनरी भी ये बाकी ये डेसिमल नंबर भी है। डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, 0 से लेके 100 1000 1200 1400, वो सारे डेसिमल नंबर कहलाएंगे। अब उनको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करना है, ये प्रोसीजर हर किसी के ऊपर लागू होगा बाइनरी पे कन्वर्ट करने के लिए। ये 5 है, 5 को अगर हमने कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी सिंपल यही यूज़ होगा, 5 को हम लिख देंगे और इसको डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 0 बचेगा, तो ये क्या जवाब आ गया, 1 0 1, तो हम लिखेंगे 1 0 1। यहाँ पे 5 का क्या जवाब दिया हुआ है, 0 1 0 1। एक चीज़ और आपने नोट करनी है, जवाब इसका 0 1 0 1 भी ठीक है और 1 0 1 भी ठीक है, लेकिन अगर हम इसको 4 बिट में लेके चले ना, हमने ज़्यादातर पैटर्न लिखने होते हैं या 4 बिट में या 8 बिट में। अगर आपका जवाब आ रहा है ना 3 बिट 2 बिट या 1 बिट में, तो आप उसके पीछे उतने ज़ीरो लगा दें कि वो 4 बिट बन जाए, तो आपको वो जवाब आ जाएगा। और अगर 15 तक 15 तक अगर आप किस चीज़ को बाइनरी नंबर में लेके जाते हैं तो उसकी 4 बिट बनेगी या 4 से कम बनेगी। अगर आप 16 को करेंगे तो 16 की आपकी 5 बिट बनेगी और 5 बिट को हमने फिर 8 बिट बना लेना है, यानी कि 4 8 16 इस तरह आपने बनानी है, पीछे उतने ज़ीरो लगा देने हैं। 16 को करके देखते हैं, 2 8 16 एंड 0 बच गया इधर साइड पे। उसके बाद 2 4 8, इसका भी 0 बच गया। उसके बाद है 2 2 4, इसका भी 0 बच गया। उसके बाद है 2 1 ज़ा 2, इसका भी 0 बच गया। अब एक एक आ गया, ऐसे लिख दिया हमने बाद में, 1 2 3 4 4 ज़ीरो है, 4 ज़ीरो हम डालेंगे तो ये कितने बन गए, ये 5 बिट्स हो गई। अब आंसर इसका ये भी ठीक है, लेकिन कई दफ़ा होता है कि हमने इसका 1 कम्प्लीमेंट या 2 कम्प्लीमेंट लेना होता है या फिर वैल्यू -16 में लेके जानी होती है, तब हम पीछे 3 ज़ीरो लगा के इसकी बिट पैटर्न पहले पूरा करेंगे। हेक्साडेसिमल की आपकी समझ आ चुकी होगी और हेक्सा टू बाइनरी भी मैं समझा चुका हूँ कि हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्ट कैसे करना है, ये तरीका है। हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्ट करने का ये भी तरीका है, हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्ट करने का। नेक्स्ट इसमें क्या है, ये वही चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं कि अच्छा एक चीज़ और है, हेक्सा टू बाइनरी तो हमने कर लिया, लेकिन बाइनरी टू हेक्सा कैसे करना है। ये बाइनरी नंबर आपको दिया हुआ है, ये देखिए ये आपको बाइनरी नंबर दिया गया है, बाइनरी
इसको आपने हेक्सा में कन्वर्ट कैसे करना है? अब ये नंबर इतना बड़ा है, तो इसको आपने क्या करना है, राइट से स्टार्ट करना है। राइट से आपने 4 बिट देख लेनी है। फर्स्ट 4 पे निशान लगा लें, उसके बाद सेकंड 4 4 पे लगा लें, उसके बाद थर्ड 4। ये देखें, ये इसने इसी तरह एज़ इट इज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये राइट साइड से फर्स्ट 4 थी, ये सेकंड 4, थर्ड 4, 5, 6, 7, ये जितने भी 4 थे उसने 4 लिख लिए। अब आप 4 कहाँ से लिखेंगे? आपको पता है ना कि आपने बाइनरी टू हेक्सा करना है। बाइनरी टू हेक्सा, और हेक्सा नंबर कितने तक होते हैं? 15 तक। 15 तक हेक्सा नंबर होते हैं, और 15 का मैंने बताया आंस आपको 4 बिट के अंदर ही आएगा। 4 से ज़्यादा बिट नहीं बनेगी आपके पास। 16 नंबर है, उसकी 5 बिट बन रही है जो हम करके आ रहे हैं। ये देखिए 5 बिट बनी थी, तो इसलिए हम 4 अगर लिख लें तो इस 4 का जवाब पहले हम निकालेंगे। 111 किसके बराबर होता है? अब इसका जवाब निकालने का भी एक तरीका है। ये तो था ना, हमने डेसिमल टू बाइनरी देखा कि बाइनरी करने के लिए हम 2 पे डिवाइड करेंगे। अगर बाइनरी टू डेसिमल करना हो या बाइनरी टू हेक्सा करना हो, तो इसके लिए कौन सा रूल यूज़ होता है? तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, 0111 है, तो यहाँ पे मैं आपको टेक्स्ट में लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहली वैल्यू क्या है? 0। 0 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है? 1। 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये भी आपने कहीं मैथ में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। देन फिर 1 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। उसके बाद फिर 1 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। अब ये 4 वैल्यूज़ हैं, 2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि बाइनरी है, बाइनरी नंबर है। दरमियान में इसके प्लस लगा दें, इसके भी प्लस आ जाएगा, और इसके भी प्लस आ गया। इन सबको आपने वैल्यूज़ को प्लस कर देना है। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ बनेंगी ना, एंड पे आपने देख लेना है कितनी वैल्यू, जो सबसे राइट पे वैल्यू होगी उसकी पावर आपने 0 कर देनी है। इसकी पावर हम क्या करेंगे? 0। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आएगी उसकी वैल्यू हम कर देंगे 1। उसके बाद थर्ड पे जो भी है उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे? 2। और जो उसके बाद आएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 3। इसी तरह जितनी भी लंबी होगी आपने 3, 4, 5, 6 इस तरह वैल्यू लेके जानी है। अब इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहली तो इसकी पावर हम हल करेंगे। इसने इसकी पावर आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यहाँ पे आएगा 0 मल्टीप्लाई बाई 8। 0 मल्टीप्लाई बाई 8, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लस, प्लस के बाद यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा? 2 की पावर 2 4 होता है, 4 आ जाएगा। उसके बाद प्लस आ गया। देन 1 मल्टीप्लाई बाई, ये देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 की पावर 1 2 ही होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा। ये जो मैं ऊपर स्टार लगा रहा हूँ, स्टार स्टार का मतलब इसमें मल्टीप्लाई बाई होता है। नेक्स्ट हो गया 2 की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1। नेक्स्ट हम करेंगे 0 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस जब 4 को 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस फिर 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे ये हमसे मिस्टेक होगी, प्लस करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसको हम जमा कर लेते हैं। 4 प्लस 2 प्लस 1 कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो वैल्यू थी हमारे पास, ये वैल्यू थी, इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से हल किया है और जवाब हमारे पास 7 आया, तो ये हम 7 नीचे हमने लिख दिया। इसी तरह 4 की वैल्यू आप देखें, अगर आप इस वैल्यू को पूरी को करें ना इस तरह, ये जो मैंने प्रोसीजर किया है इसको हम पूरी वैल्यू को भी कर सकते हैं। तो हमारी पावर बननी थी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इससे आप बहुत मुश्किल हो जानी थी। अगर आप 4 को करके करेंगे तब भी वही जवाब आएगा। इसका 7 आया, इसको करेंगे तो 1 आएगा, इसको करेंगे तो 5 आएगा, इसको करेंगे 5 आएगा, इसको करेंगे 8 आएगा, इसको करेंगे ई आएगा। ई कैसे आएगा? इसको जब आप हल करेंगे ना, इसका जवाब आएगा ई किसके बराबर, मैंने आपको बताया था ई बराबर होता है 14 के। तो इसका जवाब 14 आया होगा। इसका जवाब 14 आया था, और 14 हेक्सा में हम ई से लिखते हैं तो हमने ई लिख दिया। अब ई को उसने वैसे ही नीचे लिख दिया है 8 5 5, इसी तरह उसने तरतीब से लिख दिया है। तो हुआ क्या है एंड पे, ये हेक्सा थी, हेक्सा नहीं बाइनरी थी, ये बाइनरी थी। बाइनरी को उसने कन्वर्ट कर दिया है हेक्सा में। तो बाइनरी को हेक्सा में इस तरीके से कन्वर्ट करना है, ये वाला प्रोसीजर यूज़ करके। ये आगे जाके जब मैं आपको समझाऊंगा डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, वहाँ भी यही प्रोसीजर यूज़ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। ये टॉपिक हमारा हेक्साडेसिमल का पूरा हो चुका है। यहाँ पे हमने हेक्सा टू बाइनरी सीखा है और बाइनरी टू हेक्सा सीखा है। नेक्स्ट है रैम एंड इट्स टाइप्स। ये आपका सिर्फ पढ़ने वाला क्वेश्चन है, मैं आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ। 52
रैम क्या होती है? आपके मोबाइल में आपने देखा होगा एक रैम होती है, एक हार्ड होती है। आप कहते हैं 2 जीबी है मेरे रैम की, आजकल तो वैसे 2 जीबी नहीं होती, या 3 जीबी रैम होती है या 4 जीबी रैम होती है। इसके बाद मेमोरी होती है 64 जीबी, जिसको हम कहते हैं कि ये मेरी स्टोरेज है, मोबाइल की स्टोरेज या 64 जीबी है या 128 जीबी है। तो स्टोरेज जो होती है ना, उसमें हम कोई भी डाटा रखते हैं तो वो सेव हो जाता है। लेकिन रैम क्या होता है? रैम में हम कोई भी एप्लीकेशन ऑन करते हैं ना, तो वो उस वक़्त तक चलती है जब तक हम उसे चला रहे हैं। मतलब हमने व्हाट्सएप ऑन किया है, तो व्हाट्सएप हमारी रैम के ऊपर ओपन होती है, और रैम हमारी कितनी है, 2 जीबी या 3 जीबी जितनी भी है, जितना कम रैम होगी उतना मोबाइल स्लो चलता है। अच्छा, रैम जैसे ही हम व्हाट्सएप को क्लोज़ करेंगे वो ख़त्म हो जाएगी, या फिर मोबाइल ऑफ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह लैपटॉप पे होता है, लैपटॉप पे हम कोई भी चीज़ ओपन करते हैं ना एट अ टाइम, हम सेव नहीं करते, ओपन करते हैं तो वो रैम के ऊपर स्टोर होती है। और रैम उसी वक़्त जैसे ही लैपटॉप बंद हुआ या पीसी बंद हुआ, वो सब कुछ उड़ जाता है, क्योंकि उसके ऊपर मेमोरी कोई भी परमानेंट स्टोर नहीं होती। जस्ट फॉर अ मोमेंट, या फिर उतनी टाइम के लिए जितने टाइम आप यूज़ कर रहे हैं तब के लिए उस पे स्टोर होती है। अब रैम स्टैंड फॉर क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी 2 टाइप्स हैं, डी रैम है और एसटी रैम है। डी रैम ज़्यादा फास्ट होती है, बाकी इसको आप ये लाइनें पढ़ सकते हैं। डी रैम से मुराद है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसने लिखा हुआ है डायनामिक रैम, आप इसको डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कह सकते हैं। और एसटी रैम क्या है? ये लिखी हुई है सैक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपने इसी तरह याद कर लेना है। रैम वाला टॉपिक, इसका भी आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं कि रैम की 2 टाइप्स हैं, डी रैम और एसटी रैम, और इनके काम क्या है वो भी आपने देखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट। आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो टेक्स्ट किस बुनियाद पे नेक्स्ट जाता है, वो भी आपको पेज नंबर 57। रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं। ईच टेक्सचुअल सिंबल इज रिप्रेजेंटेड विद द यूनिक बिट पैटर्न। कोई भी ए बी सी डी हम पढ़ के आ रहे हैं। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज जस्ट जीरो वन है। कंप्यूटर किसी और ज़ुबान को नहीं समझता, वो जीरो वन को ही समझता है। तो हम कुछ भी, हम पिक्चर सेंड करते हैं, हम टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे वैसे टेक्स्ट की बात हो रही है। हम कोई भी मैसेज जब किसी को सेंड करते हैं तो वो व्हाट्सएप पे हम लिखते हैं हेलो हाउ आर यू, तो वो हेलो हाउ आर यू कन्वर्ट होता है जीरो वन पैटर्न में। देन वो अपने कंप्यूटर को भेजता है, या फिर मोबाइल कन्वर्ट करता है सिग्नल्स के थ्रू, दूसरे मोबाइल में जाता है, दूसरे मोबाइल में भी जीरो वन फॉर्म, बेसिकली जीरो वन फॉर्म जाती है। फिर वहाँ पे कंपाइलर या असम्बलर उसको चेंज कर देता है हेलो हाउ आर यू में, और उसके पास हेलो हाउ या आर यू का मैसेज चला जाता है। इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी, इसमें मेरे ख्याल 18 कैरेक्टर्स होते हैं। ये 1940s में इजाद हुआ है, या सच कोर्स, ये आपने वैसे ही याद कर लेनी है। और इसको कहते क्या हैं? मतलब जीरो वन फॉर्म के कुछ कोड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं आस्की कोड। आस्की कोड स्टैंड फॉर क्या है? पहले ये आपने याद कर लेना है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये याद करना है। और दूसरा आस्की कोड्स कौन से होते हैं? एक हम पढ़ रहे हैं, ये बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर है, और इसमें कुछ आस्की कोड्स भी यूज़ होते हैं। आस्की कोड तकरीबन 128 होते हैं आई थिंक, वो भी आपने यहाँ देखे होंगे 128। इसका मैं आपको ये भी बता दूं कि आस्की कोड होता क्या है। आस्की कोड आई थिंक 48 बनता है, 48 होता है ज़ीरो के बराबर शायद, ये मुझे कंफर्म नहीं है। ज़ीरो से आगे इसी तरह 1 2 3 4, 2 होगा 50 के बराबर, 3 52 के बराबर। और इसी तरह होता है ए, जो बड़ा ए है वो अगर हम कहीं देखेंगे ना, ए से हमने हेक्साडेसिमल में क्या पढ़ा था? हेक्साडेसिमल में हमने पढ़ा था कि ए बराबर होता है 10 के। लेकिन अगर वो पूछ ले कि ए आस्की कोड में किसके बराबर होता है, तो आस्की कोड में ए 65 के बराबर होता है। आस्की कोड में ए 65 के बराबर होता है, और उसके बाद एज इट इज़ ए 65, बी 66, इसी तरह एज इट इज़ आता रहेगा, बी 66, 67, 68। ये है हमारे आस्की कोड्स। आस्की कोड में इस तरह वैल्यूज़ होती हैं 65, 66। ये आपको बुक नंबर दिया गया है 557, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। 557 है या 77 है? 77, 577 बुक पेज ही नहीं है माशा अल्लाह। ये मे बी एंड वाले पेज पे हो। हम ऐसा करते हैं, आस्की कोड्स टेबल, ये आपको शायद नज़र आ रहा हो। ये देखिए ए लिखा हुआ है,
65, B66, C67, इसी तरह सो ऑन है। और जो मैंने आपको 0 वाला बताया था वो भी ठीक ही था, 048 से 149 टू 9 तक 57। और ये सिंबल भी होते हैं, सिंबल वैसे आपको इस कोर्स में नहीं पूछे जाएंगे। आपने जस्ट ये याद रखना है कि 048 से स्टार्ट होता है और सो ऑन चलेगा 9 तक। ए जो बड़ा ए है वो 65 से स्टार्ट होता है, सो ऑन चलेगा जेड तक। उसके बाद स्मॉल ए बी सी में ए स्टार्ट होता है 97 से और सो ऑन चलेगा अपने जी तक। ये तीन आपने सिर्फ याद कर लेने हैं आस्की कोड में। और आस्की कोड में करैक्टर कितने होते हैं? 128 करैक्टर होते हैं आस्की कोड में। हम 57 पेज पे थे। नेक्स्ट आते हैं आस्की कोड में। ये देखिए मैंने जो आपको बताया था कि हेलो हाउ आर यू आप कैसे सेंड करते हैं। अब यहाँ पे उसने बताया कि आपने हेलो मैसेज किया है। हेलो मैसेज कैसे कन्वर्ट होगा? ये एक बाइट एच एक बाइट में कन्वर्ट होगा। जैसे कि एच की वैल्यू क्या थी हमने पढ़ी है, एच की वैल्यू आस्की कोड में हमने क्या पढ़ी है बोला, ये देखें यहाँ पे एच की वैल्यू थी 72। 72 को जब कन्वर्ट किया जाएगा, आपको कैलकुलेटर का यूज़ भी मैं बताऊंगा। कैलकुलेटर अगर आप वहाँ यूज़ कर सकें तो आप इजीली बाइनरी को एडिशन, बाइनरी को किस में कन्वर्ट करना है, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मैं एंड वाले टॉपिक में आपको प्रोग्रामर कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है इसके बारे में बताऊंगा। अच्छा H72 था, तो यहाँ पे हम 72 का बाइनरी नंबर लेते हैं, क्या आएगा? 72 का बाइनरी नंबर क्या है? ये बाइनरी नंबर आपको दिखा रहा है 0100 1000। और आप अगर देखें, ये देखें ये सेम लिखा हुआ है 0100। ये देखिए सेम लिखा हुआ है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। मतलब एच का उसने बाइनरी नंबर कैसे लिखा है? एच आस्की कोड में था 72, 72 को उसने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये आ गया। हेलो हमने सेंड किया है, हेलो की जगह जो कंप्यूटर इसको देखेगा, कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ फीड होगी। ये बाइनरी सिस्टम 01 फॉर्म में उसके अंदर जाएगा और देन अगले बंदे के पास भी यही चीज़ जाएगी और फिर उस पे जाके संबलर उसको कन्वर्ट करेगा दोबारा हेलो में। नेक्स्ट है कि इसमें सिर्फ ओनली 128 कैरेक्टर्स होते हैं, ये आपने याद रखना है आस्की कोड में। नेक्स्ट इसमें आस्की कोड का इतना ही था। रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट आपने ये अब देख लिया कि रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट किसके थ्रू होती है? आस्की कोड के थ्रू। लेकिन आस्की कोड के थ्रू क्या होता है? आस्की कोड जस्ट उसको डेसिमल नंबर में लेके जाता है, 45 या 100 जितने में भी लेके जाए, या 128 में ले जाएगा। देन 128 को करना कन्वर्ट हमने बाइनरी में ही है। कंप्यूटर 10 की जुबान ही समझता है, बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, वहाँ पे बाइनरी में ही स्टोर होगा, 10 में ही स्टोर होगा जो भी डाटा स्टोर होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब है बाइनरी नोटेशन, बाइनरी एडिशन। यहाँ पे एडिशन वगैरह करेंगे, सब्ट्रैक्शन या फ्रैक्शन, टूज कम्प्लीमेंट, वंस कम्प्लीमेंट भी इसी टॉपिक में होगा। ये पेज नंबर है 58। बाइनरी नंबर होते क्या हैं? बाइनरी नंबर मैंने आपको बता दिया था कि जो 2 से छोटे होंगे, लाइक 0, 1, वो बाइनरी नंबर है। अब बाइनरी नंबर में बाइनरी नोटेशन क्या चीज़ है, ये उसने सिंपल बताया है कि 0 से लेके 7 तक हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 0 को आप कन्वर्ट करें तो वो तो सिंपल 00 ही आ जाएगा। 1 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, इसका भी 2 पे डिवाइड ही नहीं होता तो ये सिंबल एक ही आ जाएगा। और 2 कैसे डिवाइड करना है, 2 1 ज़ा 2, 0 बचेगा तो 2, ऐसे अगर हम लिखें तो 10 जवाब आएगा। तो यहाँ पे इसने क्या लिखा है? 10। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे उसने 3 बिट पैटर्न यूज़ किया है। 3 बिट पैटर्न का क्या मतलब है? 3 बिट्स यूज़ कर रहा है, तो जो भी जवाब आएगा उसके पीछे जितनी जगह बच रही है वो 0 लगा रहा है। इस 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो कहे कि 4 बिट पैटर्न में जवाब चाहिए तो आप एक और 0 लगा दें, इसके साथ 0 लगाने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 7 तक जो वैल्यूज़ हैं उसमें 3 बिट आंसर आता है, मतलब उसका जवाब 3 बिट पैटर्न तक आता है। 8 से लेके 15 तक मैंने आपको बताया था 4 बिट में जवाब आता है। उसके बाद अगर 16 है तो 16 का 5 बिट में आता है, वो उसे हम 8 बिट कह सकते हैं। नेक्स्ट है, इसको कन्वर्ट कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि डेसिमल, ये डेसिमल नंबर है, इसको डेसिमल भी नंबर भी कह सकते हैं, ऑक्टा भी कह सकते हैं, हेक्सा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सब में आ जाता है। और इसको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करना है, जैसे मैंने हेक्सा में समझाया था कि हेक्सा को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, सेम यही तरीका है न्यूमेरिक को या डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, बल्कि इसमें बताऊँगा। 0, 1, 2 ये तो हमने पढ़ लिया 0 से 7 तक। अब आगे क्या है? 8, 9, 10, 11, 12। अब आप देखिए ये न्यूमेरिक, इसको डेसिमल नंबर कहेंगे। 15 डेसिमल नंबर है यहाँ पे, क्योंकि अगर हेक्सा होता तो यहाँ पे 15 ही लिखा होना था, यहाँ पे एफ लिखा होना था। एफ से मुराद था कि ये हेक्सा नंबर है, यहाँ पे ये डेसिमल नंबर है। हम 15 को करके देखते हैं, 15 को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। आपने सिंपल यहाँ पे
15 लिखना है सबसे पहले। अब हम 2 पे इसको डिवाइड करते हैं। 2 7 14 होता है और हमारे पास बकाया कितने बचा, 1 बच गया। उसके बाद 2 3 ज़ा 6 होता है, 7 में से 6 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा। नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2 होता है और फिर 1 बच गया तो 1 आ जाएगा। अब इसमें इस तरह हम वैल्यू लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले 1 है, फिर उसके बाद 1 है, उसके बाद फिर 1 है, उसके बाद फिर 1 है। तो इसका जवाब क्या आ गया, 1 1 1 1। इसको इस तरह नीचे 2 लिख देते हैं, बेस 2। तो 15 किसके बराबर आया, 15 बराबर आ गया 1 1 1 के। इसी तरह बाकी भी डेसिमल नंबर या हेक्सा नंबर जो भी होंगे आपने इस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करने हैं। नेक्स्ट है टूज़ कम्प्लीमेंट, ये बाद में करते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं यहीं पे बताता चलूँ, ये तो हो गया हमने कि 15 को कन्वर्ट कैसे करना है। फ़र्ज़ करें कि वो पूछ लेता है -15, तो -15 को कैसे करेंगे, या -14 या -5 पूछ लेता है, तो उसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे टूज़ कम्प्लीमेंट का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले मैं बात करूँगा वंस कम्प्लीमेंट क्या होता है। वंस कम्प्लीमेंट में भी यहाँ पे नीचे कहीं वंस कम्प्लीमेंट या टूज़ कम्प्लीमेंट के बारे में इधर ही समझाता हूँ आपको। एक होता है वंस कम्प्लीमेंट, उसके बाद एक होता है टूज़ कम्प्लीमेंट। वंस कम्प्लीमेंट में हमने क्या करना है, हमारे पास जो भी वैल्यू फ़र्ज़ करें उसने 4 दे दी है। फर्स्ट सबसे पहले हमने कन्वर्ट इसको 4 को बाइनरी सिस्टम में ही करना है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने से ये आएगा 0 1 0 0 0 1 0 0। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपने कम्प्लीमेंट वाला काम करना है ना, या फिर माइनस वाला काम करना है, तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने 4 बिट में, 8 बिट में, 16 बिट में कर लेना है। मतलब जैसे कि ये वैल्यू थी 100 100, तो ये तो 3 बिट थे, तो इसको 4 बिट में करने के लिए हमें पीछे एक ज़ीरो लगाना पड़ा। यानी कि अगर आपकी वैल्यू 5 बिट में आ जाती तो आपने 3 ज़ीरो पीछे लगा के उसको 8 बिट बनाना ज़रूरी था। फर्स्ट कम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं? फर्स्ट कम्प्लीमेंट लेने का फार्मूला ये है कि जो भी चीज़ है हमारे पास, जो भी क्वेश्चन में है, उसको ही आपने वैल्यूज़ फ्लिप कर देनी है। मतलब अगर 0 है तो 1 लिख देना है, ये भी 0 है 1 लिख देंगे, ये 1 है ये 0 कर देंगे और नेक्स्ट 0 1 कर देंगे। तो ये हमारे पास वंस कम्प्लीमेंट आ चुका है। ये हमारा वंस कम्प्लीमेंट है। अब आपने टूज़ कम्प्लीमेंट कैसे लेना है? वंस कम्प्लीमेंट आपको पता चल गया कि जस्ट वैल्यूज़ फ्लिप करनी है आपने और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट है टूज़ कम्प्लीमेंट। टूज़ कम्प्लीमेंट आपने कैसे लेना है? टूज़ कम्प्लीमेंट। टूज़ कम्प्लीमेंट में सबसे पहले तो आपको वन कम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। मतलब फ़र्ज़ करें आपकी वैल्यू है यहाँ पे आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या है? इसको पहले मैं अरेज़ कर लेता हूँ, इजाज़त नहीं दे रहा हमें। टूज़ कम्प्लीमेंट, इसमें सबसे पहले तो हमने हमारे पास वैल्यू कौन-सी हम देखते हैं, 100 वैल्यू थी। हम उसने कहा कि 4 का कम्प्लीमेंट लें, 4 बराबर होता है 100 के। लेकिन मैंने आपको बताया कि उसको पहले हमने 4 बिट में लेके चलना है। तो 4 बराबर हो गया 0100 के। अब हमारे पास 0100 है, इसका हमने टूज़ कम्प्लीमेंट कैसे लेना है? सबसे पहले तो हम इसका वंस कम्प्लीमेंट लेंगे। टूज़ कम्प्लीमेंट लेने के लिए भी हमने पहले वंस कम्प्लीमेंट लेना है। वंस कम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, मतलब फ्लिप कर देते हैं। तो 0 की बजाय 1 आ जाएगा, 1 के बजाय 0 आ जाएगा, 1 1 ये आ गया, इसका फ्लिपिंग हो गई, फ्लिप हो गया। ये हम टूज़ कम्प्लीमेंट लेने के लिए कर रहे हैं। टूज़ कम्प्लीमेंट में भी पहले हमें वंस कम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। पहले हमने वैल्यू फ्लिप कर दी, उसके बाद हमने क्या करना है, वैल्यू फ्लिप करने के बाद जो भी हमारे पास जवाब आया है, वैल्यू फ्लिप्ड हो चुकी है। हमारे पास जो भी जवाब आएगा उस वो हमने ऐसे ही लिख के उसमें 1 प्लस कर देना है। 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास टूज़ कम्प्लीमेंट आ जाएगा। 1 प्लस हमने कैसे करना है, सबसे पहले 1 1 जमा किया तो यहाँ पे क्या जवाब आया, 2 आ गया। 2 हम यहाँ पे लिख नहीं सकते, 2 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। ये देखिए बाइनरी में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। 10 आया जवाब, तो हम 10 का क्या करेंगे, 0 यहाँ पे लिख देंगे और जो उसका 1 होगा वो ऊपर चले जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। इस दफ़ा क्या होगा, 1 1 1 ये 3 हो गए, तो 3 यहाँ पे हम लिख नहीं सकते। 3 का क्या बनता है यहाँ पे 11, 3 का 11 बनेगा, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे और फिर इसका 1 ऊपर चला जाएगा। इस दफ़ा क्या है, यहाँ से हम मिस्टेक कर चुके हैं, वैल्यू ये चीज़ है 0 0 1 0 0 1 और 1 2 बना था,
2 का हमने कन्वर्ट किया 10 आया, एक ऊपर चला गया यहाँ पे, एक ऊपर आ गया। अब 1 1 2 फिर 0 आ जाएगा नीचे और एक ऊपर चला जाएगा, एक इस दफ़ा फिर ऊपर गया, इस दफ़ा 0 1 1 नहीं होगा और यहाँ पे 1 लिख देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है 1 प्लस 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 वैसे ही आ जाएगा। तो इसका जवाब क्या आएगा हमारे पास 1100। ये 1100 हमारे पास क्या है, टूज कम्प्लीमेंट आया है। किसका टूज कम्प्लीमेंट, 4 का टूज कम्प्लीमेंट क्या है, 1100। अब अगर हमसे वो पूछ ले -4 को बाइनरी में कन्वर्ट करें, जैसे 4 को बाइनरी में कन्वर्ट किया ना, -4 को बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो सेम यही वाला प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। तो उसका जवाब -4 इंटू बाइनरी कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप देखें ये -4 को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया है, अगर +4 कहेंगे तो फिर उसका टूज कम्प्लीमेंट लिया गया है, मतलब माइनस में कन्वर्ट करने के लिए आप टूज कम्प्लीमेंट लेंगे तो उसका जवाब माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ पे एडिशन की बात कर लेते हैं कि बाइनरी में एडिशन कैसे करते हैं। मे बी आपको इसकी समझ ना आई हो क्योंकि यहाँ पे हमने एडिशन किया था, मैंने आपको पहले एडिशन का बताया नहीं है। तो यहाँ पे हम करके देखेंगे 0 1 1 0 1, इसको हम प्लस करेंगे किसके के अंदर 1 0 0 1 1, इसमें क्या आएगा। अब ये देखिए 0 और 1 कितना होता है, 1 होता है। 1 और 1 क्या होता है, 2 होता है। लेकिन 2 को हम यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, 2 को हम पहले कन्वर्ट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 0 10 आया, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे और एक ऊपर ले जाएंगे। नेक्स्ट फिर 1 1 2 होता है, 2 यहाँ पे 2 आया लेकिन 2 नहीं लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 0 और 1 ऊपर ले जाएंगे, 1 ऐसे ही आ जाएगा और 1 1 2 इसको भी 10 लिख देंगे। तो इसका एडिशन हम इस तरह से करेंगे, ये दोनों को जमा किया तो यहाँ पे क्या आया 1 0 0 1 0 1 0 0 1। अब इसी तरह मैंने आपको जो कम्प्लीमेंट समझाया था वो भी यही चीज़ थी टूज़ कम्प्लीमेंट में, कि अगर टूज़ कम्प्लीमेंट किस चीज़ का लेना है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे 6 का हम लेते हैं या 3 का लेते हैं, 3 का टूज़ कम्प्लीमेंट लेते हैं, 3 किसके बराबर है, 11 के बराबर होता है। हम इसको 4 बिट्स में पहले लेके चलेंगे 0 0 11, इसके बाद इसको फ्लिपिंग करेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारा फ्लिपिंग करना, फ्लिपिंग करने से क्या होगा 1 1 0 0 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एक इसमें जमा कर देना, एक जमा कैसे करेंगे, 0 1 0 आ गया, 0 वैसे ही आ गया, तो ये इसका ये 0 बनेगा, ये इसका 3 का जवाब होगा। अब फ़र्ज़ करें हमें वो कहता है कि 3 का नहीं -3 की हमें बाइनरी नंबर दो। अब बाइनरी हमने 3 का तो पता है कि 3 को इस तरह करना है कि 3 को ऊपर लिखेंगे और नेक्स्ट 2 पे डिवाइड कर देंगे, जवाब हमारे पास आ जाएगा 11। ये तो है 3 का। अब -3 का कैसे निकालना है, -3 का भी सेम है जैसे टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, मतलब 3 का 1 1 निकाल लेना है। नेक्स्ट आपने इसको 4 बिट पैटर्न बना लेना है। फिर क्या करना है, पहला स्टेप वही है, फ्लिपिंग कर देनी है। फ्लिपिंग कैसे करेंगे 1 1 0 0, और दूसरा स्टेप क्या है, उसमें एक प्लस कर देंगे, एक प्लस करने से क्या जवाब आएगा 1 0 1 1। तो ये आपका जवाब -3 का आ चुका है। -3 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे हम किसी भी वैल्यू का टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो ये हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं रिप्रेजेंटिंग इमेज 5 9। रिप्रेजेंटिंग इमेज क्या चीज़ है, रिप्रेजेंटिंग इमेज में मेन चीज़ यही है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर जो भी डाटा स्टोर करता है वो 10 फॉर्म में स्टोर करता है। इमेज भी ऐसे ही है, इमेज भी 10 फॉर्म में स्टोर होती है किसी भी चीज़ में। अब इमेज कैसी हो सकती है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे इमेज बनती कैसे है। इमेज बनती है कलेक्शन ऑफ डॉट्स से, छोटे-छोटे डॉट्स मिलके एक इमेज बनाते हैं। अब मैं आपको ड्रा करके दिखाऊँगा, एक ये फ़र्ज़ करें एक इमेज है, इसके अंदर छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, छोटे लाखों डॉट्स हो सकते हैं। अब इसकी एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे दूँगा कि अगर हमारे पास कैमरा है 2 एमबी का या मेगापिक्सल का या 4 मेगापिक्सल का, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर 1000 पिक्सेल्स हैं, मतलब 1000 डॉट हैं। और यहाँ पे हमारे पास पिक्चर उतनी है, ये भी उतनी पिक्चर है, ये भी वही पिक्चर है, लेकिन ये हमने 50 मेगापिक्सल से ली है, तो इसके अंदर क्या हो सकता है 1 लाख पिक्सेल हो सकते हैं। तो जितने ज़्यादा पिक्सेल्स होंगे उतनी ज़्यादा बिट्स बनेंगी और देन वो उतने ज़्यादा एमबी की पिक बन जाएगी। अब पिक्चर्स कितनी किस्म की होती हैं, एक है वाइट एंड ब्लैक पिक्चर, उसके बाद है कलरफुल पिक्चर। तो वाइट एंड ब्लैक ब्लैक में क्या होता है, वाइट एंड ब्लैक में जहाँ पे वाइट कलर होता है वहाँ पे 0 यूज़ होता है, मतलब 0 वाइट के लिए ब्लैक के लिए और 1 वाइट के लिए यूज़ होता है। इस तरीके से स्टोर होती है ये इमेज। और अगर कलरफुल की बात करें तो हमारे पास कितने कलर होते हैं, हमारे पास जस्ट 3 कलर होते हैं, रेड
ग्रीन एंड ब्लू, जिसको हम आरजीबी भी आपको पूछा जा सकता है। आरजीबी स्टैंड फॉर क्या होता है? तो आरजीबी स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू होता है। 3 कलर होते हैं हमारे पास बेसिकली। 3 कलर्स अगर हम यहाँ पे अगर रेड और ग्रीन को मिला देते हैं तो एक नया कलर बनेगा। अगर हम ब्लू और ग्रीन को मिलाते हैं तो नया कलर बनेगा। मतलब इससे काफ़ी कलर्स बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें वन बाइट फॉर रेड, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि रेड कलर के कितने में स्टोर होता है? 1 बाइट में। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, मतलब ये 8 बिट्स ले रहा है स्टोर होने के लिए। अगर कोई भी पिक्चर है जिसमें रेड कलर है 1 पिक्सल, याद रखिएगा 1 पिक्सल उसका रेड कलर का है, तो वो कितने 8 बिट्स जगह ले लेगा। और अगर ज़्यादा डॉट्स हैं, 2 डॉट्स हैं तो वो 16 बिट्स ले लेगा। अब यहाँ पे अगर तो क्वेश्चन आपको आता है कि रेड कलर कितने बिट्स का होता है, तो वहाँ पे आपके पास हम एमसीक्यूज होंगे 8 बिट, 16 बिट, 1 बिट, तो आपने 8 बिट लिखना है। अगर बाइट में पूछ लिया जाए तो ऊपर मैंने आपको बताया था कि 8 बिट 1 बाइट के बराबर होती है, तो आपने 1 बिट लिखना है। अब 1 बाइट है जो रेड के लिए है, 1 बाइट ग्रीन के लिए है, 1 बाइट ब्लू के लिए। तो जो आरजीबी था, आरजीबी कितने के लिए हो गए? 1 1 1, तो ये 3 बाइट होगी। तो 3 बाइट्स रिप्रेजेंट 1 पिक्सल, 1 पिक्सल को 3 बाइट्स रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि आरजीबी कहलाता है। नेक्स्ट है, इसमें तकरीबन यही चीज़ थी समझाने वाली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेस नोटेशन का। एक्सेस नोटेशन में क्या होता है? पेज 68। एक्सेस नोटेशन में सिंपल जो नोटेशंस है वो एक्सेस 16 की है, एक्सेस 4 की है, एक्सेस 8 की है। हम यहाँ पे डायरेक्ट इस एग्जांपल से समझेंगे कि आपने इनके जवाब कैसे निकालने हैं। जवाब आपने इस तरह निकालने हैं कि जो है एक्सेस 8, आपके पास जो एमसीक्यूज आएंगे या तो एक्सेस 8 का आएगा या फिर एक्सेस 4 का आएगा। एक्सेस 8 का क्या मतलब है? 1 से 0 से लेके 1 तक जो आप गिनती लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, अब ये कितने इनसे हैं? ये 8 इनसे बन रहे हैं, मतलब 8 बिट्स बन रही हैं। और अगर आप 0 से पीछे जाएं तो 0 से पीछे -1 आएगा, ज़ाहिर सी बात है। -8 -7 -6, ये देखिए -8 -7 -6, तो ये 8 नोटेशन बनेगी। 8 नोटेशन में आपने क्या करना है? सिंपल आपने 7 का जवाब निकालना है। 7 का जवाब आप बाइनरी में कैसे निकालेंगे? यहाँ भी हम बाइनरी में ही कन्वर्ट करेंगे। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। इसका जवाब हमारे पास क्या है? 1 1 1। ये हमारा 3 बिट में जवाब। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कम्प्लीमेंट लेने के लिए हमें 4 बिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हम साथ 0 लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 वाला सीन नहीं है। यहाँ पे जो भी जवाब आएगा उसके पीछे आपने क्या लगाना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। आपने सिंपल 7 का जवाब निकाल लेना है, 6 का निकाल लेना है, 5 का निकाल लेना है। जवाब हमने वैसे ही बिट पैटर्न के थ्रू निकालने हैं और 3 बिट में ही निकालने हैं, जितनी बिट में निकलेंगे। अगर ये देखिए 2 का जवाब निकल रहा है 2 बिट में, लेकिन हमने 3 बिट में निकालना है इसका भी। 8 एक्सेस 8 नोटेशन में हमने जवाब 3 बिट का निकालना है, और जो 4 बिट होगी वो हमने इस तरीके से पूरी करनी है कि क्योंकि ये 8 होंगे, 8 नंबर्स यहाँ से यहाँ तक 8 नंबर्स हैं, और फिर यहाँ से यहाँ तक 8 नंबर हैं। आपने क्या करना है? लेफ्ट साइड पे सबसे पहले 8 के साथ 1 1 लगा देना है, और उसके बाद 8 के साथ 0 0 लगा देना है। अगर आप देखें 4 बिट, तो इसमें क्या है? फर्स्ट 4 के साथ 1 लगाना है और सेकंड 4 के साथ 0 लगाना है। अगेन सुन लें, 8 एक्सेस 8 नोटेशन में फर्स्ट 8 के साथ 1 लगाना है और बाकियों के साथ 0, मतलब दूसरे 8 के साथ 0 लगाना है। और एक्सेस 4 में पहले 4 के साथ 1 लगाना है और दूसरों के साथ 0 लगाना है। अब एक और चीज़ नोट करें, 8 नोटेशन में 3 बिट में आपने जवाब लेके आना है। 3 बिट में जवाब ला के 1 बिट साथ ऐड करनी है, जो मैंने आपको बताया कि पहले 8 के साथ 1 और दूसरे 8 के साथ 0 है। लेकिन 4 एक्सेस 4 नोटेशन में आपने 2 बिट में जवाब लेके आना है। जवाब आएगा ही 2 बिट में। अगर किसी का 1 बिट में आ रहा है तो वो 2 बिट में कर लें 0 लगा के, और 1 बिट ऐड करनी है साथ, जो एक्सेस नोटेशन की होगी, मतलब पहले 4 के साथ 1 और दूसरे 4 के साथ 0। तो अगर आपको एमसीक्यूज़ वगैरह आ जाए किसी का भी, तो आपने इस तरह याद कर लेना है कि एक सिंपल सा बाइनरी, उसका बाइनरी फॉर्म लेनी है हमने, और उसके साथ 1 या 0 लगा देना है, और किस तरह से लगाना है वो मैंने आपको बता दिया है। एक और सूरत भी वैसे हो सकती है, जैसा कि अगर आप नोट करें, ये सारे प्लस वाले हैं, पहले 8 प्लस वाले हैं, तो प्लस वालों के साथ हम 1 लगा रहे हैं, बाकी 8 हैं वो माइनस वाले हैं, माइनस वालों के साथ हम 0 लगा रहे हैं। और इधर भी देखें, प्लस वालों के साथ हम 1 लगा रहे हैं और माइनस वालों के साथ 0 लगा रहे हैं। समझ आ गई?
ये है हमारी एक्सेस नोटेशन। अब हम बात करेंगे लॉजिक ऑपरेटर्स की। लॉजिक ऑपरेटर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि हमने पहले पढ़े थे बूलियन एक्सप्रेशन हमने पढ़े थे ना, नॉट और गेट। तो ये भी वही चीज़ें हैं लॉजिक ऑपरेटर्स। इसमें बस थोड़ी सी बात एक समझने वाली है। 87 पेज पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसने एक वैल्यू दी हुई है और जैसे बाइनरी नंबर दिए हुए हैं और नीचे भी बाइनरी नंबर है, और यहाँ पे प्लस माइनस के बजाय उसने एंड कहा हुआ है कि इनको एंड के थ्रू जवाब लेके आना है, आउटपुट लेके आनी है। यहाँ पे उसने और कहा हुआ है, यहाँ पे एक्सोर कहा हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल आपको मैंने जैसे एंड गेट, और गेट, एक्सोर गेट और नॉट गेट याद करवाए थे ना कि कैसे याद करने हैं, उनका यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ एंड गेट की। एंड गेट की डायग्राम कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हम इनपुट देते हैं ए की और बी की इनपुट देते हैं। ये नाम मैं फ़र्ज़ी रख रहा हूँ, जो मर्ज़ी रख सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं जी की आउटपुट में मैं जी का नाम रख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये इनपुट दी गई है ए की तरफ से, यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ये वाला 1 हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो 0 और 1 की जब इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, ये एंड है, ये याद रखिएगा। डायग्राम एंड की है तो एंड ही है, ज़ाहिर-सी बात है। तो 0 और 1 की इनपुट देने से एंड टेबल में जवाब आता है 0। तो यहाँ पे 0 लिख दिया। इसी तरह 1 और 0 की इनपुट देने से 0 आएगा, 0, 0, 0 होता है, 1, 1, 1 होता है। एंड गेट में सिर्फ 1, 1 ही 1 होता है, बाकी तीनों 0 होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल जहाँ पे 1, 1 होगा वहाँ पे 1 लिखेंगे, बाकी 0। तो यहाँ पे एंड गेट का यूज़ होगा। इसी तरह और गेट है, 0 और 1 क्या होता है और गेट में 1 होता है, 1 और 0 1 होता है, 0, 0, 1 होता है। तो ये और गेट है। अगर आपने गेट्स नहीं देखे, पीछे फुल वीडियो नहीं देखी, तो पीछे जाके देखिए, तकरीबन 5 वाले टॉपिक में आई थिंक मैंने बात की थी। कौन सा टॉपिक था ये वाला, बूलियन एक्सप्रेशन 48 पे। 48 पे दोबारा आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एंड गेट बना हुआ है, ये और गेट बना हुआ है, और ये एक्सोर गेट और नॉट गेट। तो यहाँ पे तीनों गेट्स की बात हुई है। 0, 0, 0 होता है, 0, 1, 0 होता है, 1, 0, 0 होता है, 1, 1, 0 होता है, और ये आर गेट है, 0, 0, 1 होता है। ये गेट्स ही वहाँ पे भी यूज़ हुए हैं जो इस वक्त हम लोग कर रहे हैं लॉजिक ऑपरेटर्स 87। ये है कि वहाँ पे वैल्यूज़ उसने ज़्यादा दे दी हैं। यूज़ वही चीज़ हुई है। अगर आपको गेट्स आते हैं तो आप इजीली इसको हल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ये तकरीबन सारे इसी तरह के क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे एक्सोर है, एक्सोर भी 1, 0, 1 होता है, 1, 1, 0 होता है। एक्सोर गेट में इस तरह होता है कि अगर वैल्यू 0, 0 है इनपुट, तो जवाब 0 आ जाएगा, और अगर 1, 1 है तब भी जवाब 0 आ जाएगा। अदरवाइज़ जो भी वैल्यू होगी उसका जवाब 1 आएगा। मतलब जैसे कि ये देखिए, 1 और 0 है 1 आ रहा है, 1 और 0 है 1 आ रहा है, 1 और 0 है 1 आ रहा है, या 0, 1 होगा तब भी जवाब 1 आएगा। ये गेट्स आप याद करेंगे तो ये वाला सिंपल ईज़िली हल कर सकेंगे। नेक्स्ट है डेडलॉक और वीओआईपी। डेडलॉक पे चलते हैं। डेडलॉक मैं आपको सिंपल समझाने की कोशिश करूँगा, बाकी आप डेफिनेशन के थ्रू खुद याद कर सकते हैं। ये भी एक डायग्राम है। डेडलॉक बेसिकली होता क्या है? डेडलॉक का मतलब है ख़त्म हो जाना, रुक जाना, एक जगह डेड हो जाना। इसमें इस तरह है कि अगर हम प्रोग्राम कोई लिखते हैं, ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम 2 कंडीशन दे देते हैं कि ये वाला काम भी हो और ये वाला काम भी हो। इसमें होता क्या है कि एक काम हो रहा है और दूसरा काम भी साथ हो रहा है, वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। मतलब ये इधर से आ रही है एक चीज़ इधर से आ रही है, दोनों आके टकरा जाएँगे। अब इसको नहीं पता कि मैंने खुद पहले गुज़रना है, या इसको नहीं पता मैंने पहले गुज़रना है। तो यहाँ पे डेड हो जाएगा काम, वो भी रुक जाएगा, वो भी रुक जाएगा। इसी की एग्ज़ाम्पल उन्होंने एक ट्रेन के थ्रू दी हुई है कि एक ट्रेन ऐसे जा रही है, इस ट्रैक पे आई, इधर से एक ट्रेन आ रही है इस ट्रैक पे। अब दोनों एक-दूसरे की वजह से रुक चुकी हैं, डेड हो चुकी हैं। तो ये डेडलॉक सिचुएशन ये होती है जहाँ पे 2 चीज़ें एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट होती हैं और एक दूसरे की वजह से रुक जाती हैं। बाकी आप डेफिनेशन पढ़ के इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद है वीओआईपी। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। सबसे पहले तो वीओआईपी स्टैंड फॉर आपने ये याद कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास इंटरनेट प्रोटोकॉल और वीओआईपी का पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो। नेक्स्ट है वीओआईपी एचटीएमएल। एचटीएमएल मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा आपको। 135 बेसिकली एचटीएमएल क्या चीज़ होती है, ये मैं एग्जांपल दूंगा आपको एक वेबसाइट के थ्रू। वेबसाइट हम ओपन करते हैं vu.html।
edu.pk, ये हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। अब वेबसाइट में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि एक ये गूगल की वेबसाइट है, गूगल को हम देखते हैं। हम गूगल यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद सर्च बार उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट भी, ये व्हाट्सएप यहाँ पे है, यूट्यूब ओपन हो चुकी है। अच्छा, इसमें क्या चीज़ यूज़ हो रही है, ये वेबसाइट कैसे बनती है? सबसे पहले तो हम देखते हैं एडमिशन में, अगर मैं फ़ीस स्ट्रक्चर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो कोई एक नया पेज ओपन हो रहा है, तो ये चीज़ किसकी वजह से है? इसमें बेसिकली 3 लैंग्वेज यूज़ होती हैं, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट का यूज़ है कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो कोई और पेज ओपन हो जाता है, मतलब इसके पीछे एक कोडिंग है। सीएसएस भी इसी में आ जाता है, लेकिन जो आपको ये नज़र आ रहा है, जैसा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी को जिस फ़ॉन्ट में लिखा गया है, जिस तरह से लिखा गया है, ये वाली चीज़ यहाँ पे क्यों नहीं लिखी गई? यहाँ आगे करके क्यों लिखी गई है? फेडरल के पीछे 2 स्पेसेस क्यों छोड़ी गई हैं? तो ये सारी चीज़ एचटीएमएल करती है, जितनी भी डिज़ाइनिंग, खूबसूरती का काम है, वो एचटीएमएल के थ्रू होता है। एचटीएमएल का क्या क्या काम होता है? ये अबाउट यहाँ पे लिखा गया है, एडमिशन यहाँ पे स्पेसिस के साथ लिखा गया है, किस कलर में लिखा गया है, किस फ़ॉन्ट में लिखा गया है, ये सारी चीज़ें एचटीएमएल के थ्रू होती हैं। एचटीएमएल की मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक कार के थ्रू। हमारे पास एक गाड़ी है, गाड़ी में क्या होता है, सबसे पहले तो उसमें एक इंजन होता है। इंजन को हम जावास्क्रिप्ट कह सकते हैं, क्योंकि मेन वर्क उसी का होता है। उसके बाद इसकी एक बॉडी होती है जो लोहे की या जिस भी चीज़ की बनी होती है, उसको हम कह सकते हैं सीएसएस। उसके बाद ऊपर इसका कलर और डिज़ाइन होता है, जो कि हमें अच्छा लगता है, जैसे कि सिविक का और होता है, मेहरान का और होता है, या आल्टो का और होता है, वो डिज़ाइन एचटीएमएल कहलाता है। एचटीएमएल की एक एग्जांपल ये भी है कि लड़कियां जो मेकअप करती हैं, मेकअप करने से खूबसूरती आती है, जो वो ऊपर जो खूबसूरती है उसको हम एचटीएमएल कहते हैं। एचटीएमएल बेसिकली किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ होती है। अब हर लैंग्वेज को लिखने का एक तरीका होता है, तो एचटीएमएल को लिखने का क्या तरीका है? क्योंकि हम इसमें ये होता है कि एंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं, ये एंगुलर ब्रैकेट है। जब भी हमने कोई चीज़ लिखनी है, स्टार्ट भी हमने इसी से करना है, एंड भी हमने इसी से करना है। जैसा कि हम एचटीएमएल का कोड लिखने लगे हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एचटीएमएल, सबसे टॉप पे एचटीएमएल, और इसको बंद किया, और दरमियान में जो भी चीज़ें लिखेंगे एंड पे फिर हम क्या लिखेंगे, इस जब एंड पे हमने बंद करना है, तो हम एक स्लैश का भी यूज़ करते हैं, एचटीएमएल, और सिंपल इसको बंद कर दिया। स्टार्ट भी किया और बंद भी किया, क्योंकि हम एचटीएमएल का कोड लिखने लगे हैं। एचटीएमएल में क्या-क्या चीज़ें हम लिखते हैं? उसमें एक तो यूज़ होता है हेडर लिखना होता है हमने कोई भी। उसके बाद बॉडी यूज़ होती है। बॉडी में भी यही है, हेडर में भी यही है कि हमने जब हेडर लिखना स्टार्ट करना है, तो उसमें क्या लिखेंगे, जैसे एचटीएमएल लिखा है ना, यहाँ पे हेड लिख के दोनों एंगुलर ब्रैकेट से, और एंड पे भी हेड लिखेंगे, और दरमियान में लिखेंगे जो भी लिखना है। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पे मैं हेड लिखने लगा हूँ। हेड मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है एनएस रहमान, और नीचे मैंने स्लैश के साथ हेड को बंद किया। इसके अलावा अब ये क्या होगा, हेडर हेडर की जगह पे यूज़ होगा, मतलब एम एस रहमान बड़ा करके लिखा जाएगा टॉप पे। उसके बाद बॉडी लिखनी है, तो बॉडी में कैसे लिखूंगा, बॉडी में मैं पहले बॉडी लिखूंगा। अच्छा, इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि मैंने बॉडी लिखी है, मैं यहाँ पे एम एस लिख रहा हूँ, और उसके साथ मैंने यहाँ पे बॉडी लिख दिया। ये देखें, ज़रूरी नहीं है कि एक ऊपर और नीचे लिखना है, हम करना हमने स्टार्ट भी बॉडी से, एंड भी बॉडी से, और इन स्लैशेस और एंगुलर ब्रैकेट के साथ है। चाहे हम एक ही लाइन में लिख लें, या फिर हम लोग इस तरह लिख लें, एक ही बात है। अब यहाँ पे मैं आपको इन्हीं की एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई थी एचटीएमएल की, ये देखें, ये एचटीएमएल का प्रोग्राम लिखा गया है। इसमें उसने क्या किया है, वही चीज़ कि एचटीएमएल से स्टार्ट किया और एचटीएमएल से एंड किया है, और एंड करते हुए उसने एक स्लैश का भी यूज़ किया है। उसके बाद उसने हेड लिखा है। हेड में क्या लिखा है उसने, ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हेड लिखा है। हेड के अंदर उसने क्या लिखा है, हेड में उसने एक टाइटल यूज़ किया है, तो टाइटल में भी उसने वही काम किया कि ये टाइटल से स्टार्ट किया और टाइटल से एंड किया। बॉडी, नेक्स्ट उसने बॉडी यूज़ की है, बॉडी यहाँ से लेके इतनी बॉडी है। बॉडी के अंदर उसने क्या चीज़ यूज़ की है, H1 का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बड़ा लिखना, मतलब अगर H1 है तो वो लिखा जाएगा MS। अगर H2, H3, H6 लिखते हैं हम, डायरेक्ट 6 तक होता है, H6 लिखते हैं तो वो MS छोटा लिखा जाएगा।
तो H1 बड़े के लिए, H2 उससे छोटे, H6 सबसे छोटे के लिए। तो H1 उसने यूज़ किया है यहाँ पे, और H1 बंद भी किया है, मतलब जो भी टैग यूज़ करना है उसको ओपन भी करना है एंगुलर ब्रैकेट से और बंद भी करना है। नेक्स्ट उसने P यूज़ किया है और P से एंड किया है। P यूज़ होता है आई थिंक जैसे B बोल्ड के लिए यूज़ होता है, P का भी यहाँ पे होगा अनदर पैराग्राफ के लिए। पैराग्राफ लिखने के लिए हम पी यूज़ करते हैं, बोल्ड करने के लिए बी यूज़ करते हैं। इस तरह टैलिक के लिए हर काम के लिए कोई ना कोई टैग यूज़ होता है। तो ये बेसिक था HTML का। ये आप प्रोग्राम देख लें कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, टैग इंडिकेटिंग बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। टैग बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या लिखते हैं HTML में, बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट आप ये लिखते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद प्रीलिमिनेटर यहाँ पे प्रीलिमिनरीज, ये क्या है, हेड और हेड को क्या देते हैं टाइप पार्ट ऑफ, ये बॉडी हो गई। टैग इंडिकेटिंग एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, तो ये एंड ऑफ डॉक्यूमेंट टैग, ये बिगनिंग है, ये बिगनिंग है और ये एंड ऑफ डॉक्यूमेंट है। आपने इसी तरह इसको याद कर लें कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। अगर आपसे इस तरह कोई एमसीक्यू आता है तो इसी के मतलब पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं पूछी जाएगी। ये हमारा HTML का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। बाकी वैसे अगर आपने पढ़ना हो तो ये एक इस काम के लिए यूज़ हो रहा है। जो भी चीज़ यूज़ होगी वो स्टार्ट भी होगी, वो एंड भी होगी, और एंड होते हुए साथ स्लैश का यूज़ होगा। ये देखिए, ये एक और प्रोग्राम उसने लिखा हुआ है, वहाँ पे भी यही काम किया उसने। ये उसने एक पेज भी बना दिया है यहाँ पे। किस तरह बनाया है ये HTML सारा कुछ, ये इसी के थ्रू यहाँ पे उसने शायद इसका टेक्स्ट दिया हो कि ये किसके थ्रू बनाया गया है। यहाँ पे उसने की यूज़ की है, की का भी यही चीज़ है कि उसने स्टार्ट भी किया है, एंड भी किया है और एंड स्लैश से किया है। मेन चीज़ आपको मैंने बता दी HTML का काम क्या होता है, और इसकी मेन चीज़ें क्या है कि आपने टैग्स यूज़ करने हैं, टैग्स आपने स्टार्ट भी करना है, एंड भी करना है, और दरमियान में आप जो मर्ज़ी लिख सकते हैं, और ये बेसिकली खूबसूरती के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनक्रिप्शन का। एनक्रिप्शन क्या चीज़ होती है? एनक्रिप्शन बेसिकली एक, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो एबीसी होती है, हेलो वर्ड है, वो हम कन्वर्ट होता है 10 में। तो यहाँ पे एक एनक्रिप्टेड प्रोग्राम यूज़ किया जाता है जिससे वो एच को एक महदूद वर्ड्स में यूज़ करके, मतलब हर, वो तो है ना कि हम सबको पता है कि आस्की कोड में यूज़ हो रहा है। आस्की कोड भी एक एनक्रिप्टेड कोड है। आस्की तो सबको पता है कि ऐसे यूज़ हो रहा है, लेकिन व्हाट्सएप, फेसबुक, इस तरह के जो ऐप्स हैं वो अपना एक एन्क्रिप्टेड कोड यूज़ करते हैं जिससे हमारा टेक्स्ट एक अलग ज़ुबान में उसके पास सेव होता है, जो कि जस्ट हम पढ़ सकते हैं और कोई बंदा थर्ड पार्टी पर्सन नहीं पढ़ सकता। इसको हम 154 पे देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं। उसने जो मैसेज किया है एक बंदे ने, आपके पास वो मैसेज आया है, वो व्हाट्सएप के पास मैसेज भी गया है, लेकिन व्हाट्सएप पे के पास किसी और ज़ुबान में सेव हुआ है। जैसे कि आपने हेलो किया, उसने जो एन्क्रिप्टेड कोड लिखा था वो एच कन्वर्ट हो गया 3 से, हेलो कन्वर्ट ई कन्वर्ट हो गया 4 से 6 7 8, ये उसके पास सेव हो गया। अब फ़र्ज़ करें आपका डाटा कोई हैक कर लेता है तो उसके पास ये चीज़ जाएगी, उसके पास हेलो वर्ड नहीं जाएगा, उसके पास ये चीज़ जाएगी। अब उसे नहीं पता कि व्हाट्सएप का एन्क्रिप्टेड कोड क्या है। पता होगा तो वो बेशक यहाँ से देख लेगा कि ये हेलो था। अगर उसको एन्क्रिप्टेड कोड नहीं पता तो उसे नहीं पता चलेगा कि ये क्या वर्ड लिखा हुआ है। बाकी आपके सामने पैराग्राफ है, आप इसको एक दफ़ा और पढ़ सकते हैं। कांसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि एन्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या चीज़ है? 158 एल्गोरिथम, काफ़ी एल्गोरिथम और सीडो कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ पेपर में आ रहे हैं, जो यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं वही क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। बेसिकली हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं या फिर HTML या जो भी सी प्लस प्लस या कोई भी प्रोग्राम करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम घर में कोई भी काम करते हैं, तो उसका एक तरीक़ेकार होता है करने का। जैसा कि अगर मैंने खाना खाना है तो उससे पहले मुझे बनाना पड़ेगा। बनाने, या फिर मैं कहता हूँ कि मुझे चाय बनानी है तो वो मैं कैसे बनाऊँगा, ये काम करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये। अब इसी तरह मैं प्रोग्राम जब लिखते हैं ना सी प्लस प्लस में या किसी भी लैंग्वेज में, तो साथ उसका एक एल्गोरिथम लिखा जाता है कि पहले मैं ये काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ये काम कर रहा हूँ, फिर ये काम, ताकि अगर 1 साल बाद, 2 साल बाद कोई और बंदा आपके प्रोग्राम को देखे तो वो आपका एल्गोरिथम पढ़ के पता चल जाए उसको कि ये उसने क्या किया हुआ है। सिंपल इंग्लिश वर्डिंग में लिखेंगे आप, वो उसको पढ़ के जान सकेगा कि आपने इस प्रोग्राम में क्या किया है, और अगर वो चेंजिंग करना चाहे तो वो ईज़िली कर सकेगा। अब यहाँ पे हम एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा-सा पढ़ेंगे।
मेकिंग अ कप ऑफ टी, ये काफ़ी स्टूडेंट्स को आ रहा था। कप ऑफ टी बनाने का एल्गोरिथम क्या होगा? अब हमें भी पता है, हर बंदे को पता है कि हमने सबसे पहले एक केटल लेनी है, उसके अंदर पानी डालना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 6 के 6 या 8 के 8 इसी तरह लिख के आएँ। आप अपने ज़हन से सोचें आप क्या-क्या कर सकते हैं और अपनी ज़ुबान में लिखें कि आप किस तरह एल्गोरिथम इसका बना सकते हैं। कप ऑफ टी के लिए ज़ाहिर-सी बात है, हम वाटर लेंगे, पहले केटल में डालेंगे, उसके बाद उसको हम बॉयल करेंगे, उसके बाद टी डालेंगे वाटर के अंदर, पानी के अंदर, उसके बाद ऐड मिल्क करेंगे, फिर हम स्टिर करें ना करें, वैसे मेरा नहीं ख़्याल, मैं नहीं करूँगा, मैं उसमें शुगर डाल दूँगा डायरेक्ट, मैं इसको मिस करता हूँ। आपकी मर्ज़ी है आप डालें ना डालें। अगर कोई बंदा नमक डालना चाहता है तो वो ऐड नमक भी कर सकता है, लेकिन ये कप ऑफ टी के खिलाफ हो जाएगा, आपकी मर्ज़ी है बाकी। अगर आप कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड करें। देन उसने वैसे मेकिंग अ कप ऑफ टी कहा है, तो हम पुट टी इन कप भी डालेंगे, मतलब उसने ये नहीं कहा कि चाय बनाए, उसने कहा कप ऑफ चाय, तो कप में डालेंगे तो चाय वाला कप बनेगा ना। तो पुट टी इन कप, उसके बाद फेच कप। तो ये था एक चाय बनाने का प्रोसेस, इसको हम एल्गोरिथम में इस तरह लिखेंगे, ये इसका एल्गोरिथम है। सीडो कोड में किस तरह लिखेंगे, वो थोड़ी सी और लैंग्वेज है, थोड़ी सी चेंज है, बाकी वो भी ईजी है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो एल्गोरिथम किसी भी चीज़ का, यहाँ पे उसने कहा है कि कन्वर्ट केएम टू मीटर्स, 1 किलोमीटर कितने मीटर्स के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है, ये हम कैसे किया हमने। तो उसके लिए क्या है, टेक इनपुट ऑफ के एम्स, मल्टीप्लाई द इनपुट विद 1000, डिस्प्ले द z। तो ये एक तरीके का था के एम टू मीटर्स का। ये मशीन साइकिल है, मशीन साइकिल एज़ लॉन्ग एज़ हर्ट, ये भी आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। इसमें भी इनमें से ही आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर इनमें से नहीं पूछते तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आपने एल्गोरिथम कैसे लिखना है। कोई भी काम वो कहेंगे, आपको नहीं भी आता, उसके बारे में कुछ तो पता होता है कि ये चीज़ कैसे की जा सकती है, और उसके बारे में 3-4 लाइनें एल्गोरिथम बना दें, लिख दें कि आपने वो काम कैसे करना है। तो ये कांसेप्ट है बेसिक एल्गोरिथम का। एल्गोरिथम होता क्या है? नेक्स्ट है सीडो कोड। एल्गोरिथम और सीडो कोड थोड़ा-सा मिलते-जुलते हैं, मतलब सीडो कोड में ये होता है कि कुछ रूल्स हमें फ़ॉलो करने पड़ते हैं, एल्गोरिथम में कोई रूल नहीं है। एल्गोरिथम में हमने जस्ट ये 1 डॉट भी हम ना लिखें अलग बात है, हम लिख रहे हैं, कोई भी रूल नहीं है, छोटा-बड़ा कैसे लिखना है, यहाँ पे हमारे पास कोई रूल नहीं है। लेकिन सीडो कोड में थोड़े से छोटे से कुछ रूल यूज़ होते हैं, उसके बाद जो लैंग्वेजेज़ आ जाती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस, जावा, उनमें तो यूज़ ही कोड्स वगैरह होते हैं, मतलब रूल्स उसमें तो बहुत ज़्यादा रूल होते हैं। तो सीडो कोड में रूल्स क्या हैं, 163 पे हम जाते हैं। है ये भी वही चीज़, लेकिन इसमें कुछ रूल्स यूज़ होंगे। सीडो कोड में हमारे पास काम क्या है, यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है एक, जैसा कि यहाँ पे उन्होंने एग्ज़ाम्पल एक दी हुई थी कि ये इतने स्टूडेंट हैं, अगर वो ये हमारे पास एक स्टूडेंट है अहमद या उसामा, हमारे पास एक स्टूडेंट है, वो कब पास होगा, अगर उसके मार्क्स 50% से अबव हैं। अबव हैं तो पास करो उसको, अगर लेस हैं तो फेल कर दो उसको। अब ये चीज़, हम एक प्रोग्राम लिखें ना अगर, तो उसके अंदर हम सबसे पहले काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब अगर सी प्लस प्लस में लिखे तो ऊपर हेडर लिखना होता है, यूजिंग नेम स्पेस, एक फ़ंक्शन बनाना होता है। लेकिन यहाँ पे सीडो कोड में हमने क्या करना है, सीडो कोड में हमने जस्ट सबसे पहले फ़ंक्शन हमने क्या बनाना है, किस बारे में कहा गया है। अब आप देख लें, पास फेल का कंसेप्ट है या कोई भी चीज़ है, यहाँ पे अगर टी मेकिंग आ जाता तो हमने लिख देना था टी मेकिंग, या अपने अल्फाज में जो मर्ज़ी लिख के जस्ट ब्रैकेट सामने डाल देनी थी। और ये हमारा पूरा हो गया, फ़ंक्शन हमने ऐसे कॉल करना था। यहाँ पे पास का पूछा गया है उसने, तो हम पास लिख देते हैं, जो मर्ज़ी लिखें, जस्ट थोड़ा-सा मिलता-जुलता होना चाहिए, आपका कोई नंबर नहीं कट होने वाला है यहाँ से। नेक्स्ट आपने क्या करना है, उसने कहा है कि उसामा के नंबर अगर अबव 15 है, कंडीशन लगानी है हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको एक तो इफ कंडीशन के बारे में बताऊँगा, एक व्हाइल कंडीशन के बारे में बताऊँगा, ये 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, जो आपके पेपर में आ सकती हैं। उसके बाद एक फ़ंक्शन है, जस्ट 3 चीज़ें हम इस टॉपिक में करेंगे। इफ इफ हमने कहा है कि अगर उसामा के 50 से अबव नंबर हो, इफ अगर ब्रैकेट में क्या लिखना है, कंडीशन लिखते हैं। ये देखिए आपको सिंटैक्स नज़र आ रहा होगा, इफ लिखनी है, ब्रैकेट में कंडीशन लिखनी है और एक्टिविटी कि ये काम हो जाए, मतलब एक्टिविटी हमारी क्या है, पास, कंडीशन के बाद पास, और एल्स का क्या मतलब है, नहीं तो अगर कंडीशन पे नहीं है तो फिर ये काम हो जाए, एक्टिविटी हो जाए। अब यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन हमारी थी उसामा, मार्क्स उसके कितने आए, अबव होने चाहिए, अबव होने चाहिए 50 से, ये हमारी कंडीशन है। अगर ये कंडीशन हमने गलत जगह पे लिख दी है, ऊपर फंक्शन कॉल किया हुआ था हमने,
उसामा, उसामा की जगह हम मार्क्स भी लिख सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है हम ऊपर क्या लिख के आते हैं। उसामा, या फिर हम मार्क्स ही लिखते हैं क्योंकि उस ऊपर हमने वैसे मार्क्स वहाँ पे लिखा नहीं है। मार्क्स 50 से अबव हों अगर, तो एक्टिविटी, उसने सिंपल कहा है कि इसके आगे एक ये 2 डॉट्स भी लगाने हैं, ये इसका एक रूल है। ये नहीं लगाएँगे तो आपका गलत होगा। याद रखिएगा जब भी आपने इफ या व्हाइल कोई भी कंडीशन यूज़ करनी है, आपने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होता ये कोलन यूज़ करना है। एक्टिविटी क्या हो? वो पास हो जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ, एल्स, एल्स भी एक कंडीशन है, अगर नहीं हुआ तो उसके आगे भी आपने इस तरह 2 डॉट लगाने हैं, तो क्या हो? फेल हो जाए। तो ये एक सिंपल सीडो कोड है, छोटा-सा सीडो कोड कि आपने किस तरीके से लिखना है। कंडीशन है इसमें इफ की और एल्स की। यहाँ पे उसने क्या कहा है, इफ ईयर इज़ लीप ईयर, देन क्या हो? डेली टोटल इज़ इक्वल टू टोटल ओवर 366। ये भी इसने ऐसे ही किया है। ये इसका क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या था? वट एवर द ईयर लीप ईयर डिवाइड द टोटल बाय 366 और 365। उसने कहा कि अगर ईयर इज़ अ लीप ईयर है तो डिवाइड कर दो टोटल बाय 366, अदरवाइज 365। माइट प्रोसेसेस आर मोर क्रिएटिवली, यानी कि अगर तो लीप ईयर है तो 366 से करो, अगर लीप ईयर नहीं है तो फिर 365 से करो। तो उसने क्या किया, इफ़ में कंडीशन लगाई ईयर इज़ अ लीप ईयर, ये जो उसने चीज़ लिखी थी एज इट इज़ उसने यहाँ पे लिख दी, ईयर इज़ अ लीप ईयर। और नेक्स्ट उसने उसी लाइन में लिख दिया, आपकी मर्जी आप उसी में लिखते हैं या फिर नेक्स्ट लाइन में लेके चलते हैं। मैं तो नेक्स्ट लाइन में लेके चलूंगा। उसने कहा है ईयर लीप ईयर, यहाँ पे आपने ये दो डॉट ज़रूर लगाने हैं। तो क्या करें वो, डेली टोटल, ये डेली टोटल आप लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है। उसने क्या कहा है, टोटल बाय 366, 366 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, टोटल को डिवाइड करना है, टोटल डिवाइड 366। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स, एल्स में हमने क्या करना है, टोटल डिवाइड बाय 365। अगर आप देखें आपने इसमें कुछ भी नहीं किया, जस्ट वही जो जो चीज़ें उसने बताई थी एज लिख दी हैं। रूल क्या था, जस्ट यही कि 2 डॉट लगाने थे या फिर इफ स्टेटमेंट लगानी थी। तो आपको भी पता है अगर ये काम होगा तो ये होगा, और ये दो डॉट्स वाला काम है कि वो आपने याद रखने हैं। बाकी वही चीज़ें हैं जो ऊपर उसने कहनी है वो आपने नीचे लिख देनी है। इस तरह का बड़ा कोड भी आ जाता है, जहाँ तक आप कर सकते हैं आपको पता है। यहाँ पे फंक्शन भी कॉल कर सकते थे, आप ऊपर फंक्शन कॉल कर दें। फंक्शन किस बारे में है, लीप ईयर के बारे में। तो आप यहाँ पे लिख दें लीप ईयर, सिंपल यस आप इसके ऊपर लिखते हैं और उसके नीचे ये चीज़ें लिखनी है। तो आपको जितना आप लिखेंगे उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये सीडो कोड है। अब सीडो कोड में हमने इफ़ कंडीशन की है। इफ़ कंडीशन होती है जिसमें अगर अगर वो करेक्ट है तो ये करो, अगर करेक्ट नहीं तो ये करो, मतलब एल्स का यूज़ होता है। लेकिन वाइल में क्या होता है, वाइल में एल्स का यूज़ नहीं होता। वाइल में ये होता है कि अगर ये काम है तो कर दो, नहीं तो बस चुप, और कुछ भी नहीं करना। और अगर वो काम हुआ तो वो बार बार होता रहेगा। तो वाइल में क्या है, वाइल में जस्ट इस तरह का कोड है कि वाइल लिखना है और कंडीशन लिखनी है और नेक्स्ट एक्टिविटी। उसमें एल्स वाला कोई सीन नहीं है, मतलब कि अगर ठीक है तो ये कर दो, अदरवाइज नहीं। जैसा कि उसने कहा था लीप ईयर, उसने कहा था अगर लीप ईयर है तो क्या करो, डिवाइड करो टोटल को, डिवाइड करो 366 पे। अब यहाँ पे हम ये कैसे लिखेंगे, हम उसी को नीचे लेके आते हैं, या यहीं पे कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे वाइल लगाते हैं ना, देन हम ये यूज़ नहीं करेंगे। अब क्या होगा, अगर तो ईयर लीप ईयर होगा तो टोटल 366 हो जाएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। यानी कि वाइल में एल्स का कंसिडर कुछ नहीं होता, जस्ट ट्रू कंडीशन का होता है। अगर ट्रू होगी कंडीशन तो ठीक है, अदरवाइज वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे उसने क्या यूज़ की है एग्जांपल, उसने कहा कि एज लॉन्ग एज देयर आर टिकट्स टू सेल कंटिन्यू सेलिंग। उसने कहा कि अगर क्या आपके पास टिकट्स हैं सेलिंग के लिए तो सेल करते रहो। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, वाइल देयर आर टिकट्स टू सेल कीप सेलिंग। हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल टिकट्स रिमेन टू बी सोल्ड, मतलब सेल करने के लिए आपके पास हैं। या फिर आप यहाँ पे टिकट्स रिमेन ना भी लिखें, आप यही चीज़ लिखते हैं, देयर आर टिकट्स टू सेल। आप लिखते हैं यहाँ पे यही उठा के लाइन लिखते हैं, देयर आर टिकट्स टू सेल। वाइल के अंदर कंडीशन क्या लिखते हैं, देयर आर टिकट टू सेल।
देन नीचे क्या लिखना है एक्टिविटी में, सेल अ टिकट। जस्ट इतना सा आपने लिखना है, आपका 1 नंबर या 2 नंबर जितने का क्वेश्चन होगा आपको जवाब मिल जाएगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने ये वर्ड यूज़ करने जो उसने कहा कि टिकट्स रिमेन टू बी सोल्ड, आप वही स्टेटमेंट नीचे लिख सकते हैं या उसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। आपको समझ तो आ गई है ना कि टिकट अगर सेल करने के लिए पड़े हैं तो आप लिखें। एक मैंने क्वेश्चन देखा था पता नहीं कहाँ पे, कि अगर 30 टिकट्स हैं आपके पास और आपके पास जब तक 5 टिकट नहीं बचते आप इसको सेल करते रहें। लेकिन यहाँ पे इफ़ एल्स यूज़ होगा। यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन लगेगी अगर, यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ टिकट्स आपके पास हैं 30 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा है तो सेल करते रहो। और जब सेल करना है, साथ ही आपने यहाँ पे मैं डॉट्स लगाना भूल गया हूँ, सेल करना है और साथ ही आपने टिकट इज इक्वल टू टिकट -1 भी कर देना है। टिकट इज इक्वल टू, फाइल का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। अब इसमें क्या हो रहा है आप गौर करें, अगर ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे 30 लिखना था। ये देखिए हमारे पास कितने टिकट हैं, 30 हैं। कंडीशन लगी कि टिकट्स अगर 5 से ज़्यादा हैं तो सेल कर दो। अब उसने देखा कि मेरे पास तो 30 टिकट हैं तो उसने सेल कर दिया। एक सेल किया, देन क्या हुआ, टिकट इज़ इक्वल टू टिकट -1 हो गया। मतलब एक टिकट माइनस हो चुका है। अब टिकट हमारे पास कितने हैं, 29 हैं। उसने फिर व्हाइल कंडीशन में देखा कि मेरे पास 5 से ज़्यादा हैं तो 5 से ज़्यादा थे, उसने फिर सेल कर दिया। अब ये तब तक लूप चलती रहेगी, सेलिंग होती रहेगी जब तक 5 ना रह जाएँ। जब 5 रह जाएँगे वो यहाँ पे आके देखेगा कि ये क्या मुझसे 5 से कम रह गए हैं, टिकट 5 से ज़्यादा नहीं है, 5 रह चुके हैं, तो वो देन सेल नहीं करेगा, देन वो स्टॉप कर देगा। जब उसकी कंडीशन गलत हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, देन वो वहाँ पे स्टॉप कर देगा, यानी कि 25 टिकट सेल होने के बाद खुद ब खुद अपना प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, रुक जाएगा। इसके बाद है फंक्शन एल्गोरिथम, फंक्शन स्ट्रक्चर। फंक्शन स्ट्रक्चर में क्या चीज़ है, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उसका नेम ऊपर फाइंड करना है। अच्छा, नेम के साथ भी आपने वो 2 डॉट्स लगाने हैं जो हम ऊपर नहीं लगा रहे थे। सबसे पहले तो हमने नेम, जैसे कि हम ऊपर कौन-सा करके आ रहे हैं इस वक़्त, 30 टिकट वाला, टिकट सेल। आपने टिकट सेल लिख के ये लगा दें, ये आपका फंक्शन नेम हो गया। उसके नीचे आप अगला काम जो भी करेंगे आपको मैंने बताया, अगर इफ़ है तो उसके आगे भी ब्रैकेट्स में कंडीशन लिखनी है आपने और आगे ये लगाना है, एल्स के आगे भी यही चीज़ लगानी है। ये आप देख रहे हैं, इफ़ प्रोसेस लोन, एल्स, रिजेक्ट या जो भी करना है वो बात की बात है। तो हमारा सीडो कोड बेसिकली यही चीज़ थी। बाकी आप लोगों को ये थे छोटे-छोटे प्रॉब्लम। अगर आर्ट ऑफ प्रॉब्लम है कि आपने इसको हल कैसे करना है, तो सबसे पहले सीडो कोड है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है प्रॉब्लम को, डिवाइस प्लान फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, कैरी आउट द प्लान। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बेसिक बता दिया कि सीडो कोड होता क्या है। बाकी इसके अंदर आपको एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगी, वो एग्ज़ाम्पल्स आप एज़ इट इज़ कर लें, तो वो पेपर में मेबी आपके पास आ जाएँ और आप लोग ईज़िली उसको कर सकें। आई थिंक यहाँ पे एक सीडो कोड की थी, हाँ, सीडो कोड की एक एग्जांपल है, वो किसी को पेपर में आई थी, उसने पूछा था मुझसे। ये देखें, सीडो कोड की एग्जांपल ये थी, एज इट इज़ आई हुई थी कि राइट अ सीडो कोड टू फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ एन। अब यहाँ पे उसने, अगर हम छोड़ दें इस चीज़ को कि उसने सीडो कोड का कहा है, तो उसने हमें क्या है, फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एन। अब एन का फैक्टोरियल कैसे मालूम करते हैं, ये हमें पहली चीज़ पता होनी चाहिए। फार्मूला इसका क्या होता है, आई थिंक n-1 या इस तरह कुछ फार्मूला होता है, या फिर ये भी ठीक है इसने जो फार्मूला यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है, हमने करना क्या है। अगर हमें फार्मूला नहीं पता तो हमें इतना तो पता है ना कि हमने सीडो कोड लिखना कैसे है। तो सिंपल सीडो कोड में यहाँ पे हम डिफाइन फाइंड फैक्टोरियल उसने लिखा है, आप जस्ट फाइंड फैक्टोरियल लिख दें। अच्छा, उसने डीईएफ भी ज़रूरी लिखना है। नेक्स्ट आपने फाइंड फैक्टोरियल जो भी नेम उसका देना है, नेम दें, आगे ब्रैकेट डालें, आगे 2 डॉट्स डालें। ये हो गया सीडो कोड का स्टार्ट। अब आगे आप जितना, आपको अगर तो फार्मूला नहीं आता तो अपनी तरफ से जितना लिख सकते हैं, कंडीशन तो आपको पता है ना कौन सी यूज़ करनी है। अगर वो कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आपको फार्मूला भी आता है तो आप फार्मूला भी वहाँ पे लिख दें, मे बी आपको किस तरह का क्वेश्चन आए।
लेकिन अगर तो इसी तरह का है फैक्टोरियल ऑफ n, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है कोड, आप एज़ इट इज़ इसको याद कर लें। इस तरह के कुछ कोड्स आपको बुक के अंदर ही मिल जाएँगे। ये एग्ज़ाम्पल 2 है, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल 1 भी थी, ये भी आप इसी तरह याद करें, मेबी आपको ये पेपर में आ जाए। इसमें अब क्या चीज़ हुई है, इसमें उसने कहा कि राइट अ सीडो कोड फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम नंबर फ्रॉम अ लिस्ट। अब ये लिस्ट है, उसने कहा है कि इसमें से फाइंडिंग नंबर मालूम करें। अब जब फैक्टोरियल मालूम करना तो चलो मुश्किल था, उसका फार्मूला तो मुश्किल है। अब यहाँ पे कोई भी काम मुश्किल नहीं है, उसने कहा है कि इसमें से मालूम करना है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 99 9 है, ये आई थिंक सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिफाइन फाइंड मैक्स लिख लिया। अब मैक्स नंबर क्या है, नाम दे दिया हमने, मैक्स इज इक्वल बराबर है फर्स्ट नंबर इन द लिस्ट। ये जो लिस्ट में फर्स्ट नंबर है वो हमने लिख दिया। करंट कौन सा है, सेकंड नंबर इज द लिस्ट। वाइल स्टेटमेंट हमने यूज़ की, एलिमेंट्स इन द लिस्ट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है एलिमेंट इन द लिस्ट, लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कौन सा, वाइल स्टेटमेंट उसने क्या लिखी है कि अगर लाइन में एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो स्टॉप कर देगा। वाइल का मतलब क्या था, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो नेक्स्ट चलो, अदरवाइज वहाँ पे रुक जाओ। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो वो नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट चल के वो क्या करेगा, इफ कंडीशन उसने लगाई है कि अगर मैक्स है करंट नंबर से, ये हमारे पास मैक्स नंबर था, ये हमारे पास करंट नंबर, उसने बताया ना फर्स्ट नंबर मैक्स है और सेकंड नंबर करंट है। अगर मैक्स बड़ा है करंट से तो आगे चलो, क्या करो, मैक्स को करंट के इक्वल कर दो, और अगर नहीं है तो नेक्स्ट वैल्यू इन द लिस्ट, अगर नहीं है तो नेक्स्ट नंबर पे चले जाओ। वो इसी तरह हर बंदे से कंपेयर करता जाएगा, कम करता जाएगा। अब यहाँ पे आके वो देखेगा कि 99 बड़ा था, अब यहाँ पे एल्स वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी और वो 99 को प्रिंट कर देगा। ये भी आप, अगर आपको ना समझ आए तो आप एज इट इज़ इसको भी याद कर लें। इस तरह के जो भी आपको कोड नज़र आते हैं अपने याद ध्यान के लिए याद कर लें। और मैंने फिर आपको बता रहा हूँ कि सीडो कोड में जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। इफ़ वाइल डिफाइन कैसे करना है, तो आपको फंक्शन ना भी आता होगा, आप इजीली इतने तो स्टेप लिख सकते हैं ना, जिससे आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सीडो कोड खत्म होता है। नेक्स्ट है वाई वी यूज़ लूप्स। लूप्स हम क्यों यूज़ करते हैं, जस्ट हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है लूप्स वाला कि हम लूप्स क्यों यूज़ करते हैं, तो वो मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। लूप्स होता क्या है, ये इफ़ और वाइल लूप हम जो यूज़ कर रहे हैं इनको लूप्स कहते हैं। ये इफ़, ये भी लूप है, वाइल भी लूप है, डू वाइल भी लूप होती है। तो लूप्स क्यों यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ है उसको बार बार काम करना है तो वो हम बार बार नहीं ना कर सकते, तो इसलिए उस पर अगर लूप लगा दी जाए, जैसा कि मैं अब यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट एच प्रिंट कराना चाहता हूँ, यहाँ पे हेलो प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि हेलो को 20 दफ़ा प्रिंट कर दो। अब मैं हर दफ़ा लिखूंगा प्रिंट हेलो, मैं अगर प्रोग्राम इसका लिखूँ तो वो बनेगा प्रिंट हेलो। अब इसमें मैं क्या करूँगा, एक दफ़ा लिखा है मैंने, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, मैं इस तरह 20 दफ़ा लिखूंगा तो वो 20 दफ़ा प्रिंट करेगा। और अगर मैं इसके ऊपर लूप लगा देता हूँ, लूप में क्या लगाऊंगा, मेरे पास इसकी लूप बनेगी इफ़ नहीं, मैं यहाँ पे वाइल लगाता हूँ, वाइल हेलो छोटा है 20 से, तो प्रिंट एफ। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ हेलो बराबर है 0 के, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हेलो इक्वल टू हेलो +1। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ऊपर लिख दिया कि हेलो 0 है। अब उसने देखा कि हेलो 20 से छोटा है, उसने प्रिंट कर दिया हेलो। नेक्स्ट उसने क्या किया, हेलो में एक जमा कर दिया, मतलब एक दफ़ा प्रिंट हो चुका है ना, तो हेलो में एक जमा हो गया। अब इस दफ़ा इसकी वैल्यू 0 छोड़ के 1 रह चुकी है। अब इस दफ़ा उसने देखा फिर छोटा है, तो वो 20 दफ़ा जब प्रिंट करेगा तो एक एक जमा होता आएगा, उसमें एक एक जमा होकर यहाँ पे 20 बन जाएगा। जैसे ही वो यहाँ पे देखेगा 20 से छोटा नहीं है तो वो प्रिंट करना छोड़ देगा, तो 20 दफ़ा ये प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिकली ये 4 लाइनों में हमने 20 दफ़ा प्रिंट कर दिया। तो लूप किस लिए यूज़ होती है, लूप एक काम को बार बार करने के लिए यूज़ होती है। इसका आई थिंक मे बी 174 पे मैंने लिखा है, तो द रिपीटेटिव यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन एज और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज एन इम्पोर्टेंट। ये आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, इसको पूरा पैराग्राफ है। बाकी मैंने आपको इसका भी बेसिक कंसेप्ट दिया है कि लूप बेसिकली होती क्या है, किसी भी चीज़ को अगेन अगेन रिपीट करने के लिए हम लूप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको एक कैलकुलेटर का बताया था कि मैं आपको कैलकुलेटर का यूज़ बताऊंगा, तो इस टॉपिक में हम कैलकुलेटर के बारे में बात करेंगे।
सबसे पहले तो हमने कैलकुलेटर निकालना कहाँ से होता है, कैलकुलेटर, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, कोई भी इस तरह का ऐप है तो यहाँ लेफ़्ट पे आप आएंगे, एरो देख रहे हैं आप लोग, स्टार्ट मेन्यू पे आएंगे। यहाँ पे तरतीब से लिखी होती है, ए से जो भी ऐप वगैरह बनते हैं वो ए के नीचे होंगे, बी सी डी ई एफ आप इस तरह ढूंढ सकते हैं। एम एस वर्ड पढ़ा होगा, एम में जाके ये एम में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। हमने भी लेना है कैलकुलेटर, तो सी में कैलकुलेटर पढ़ा होगा, ये सी है, सी में हम कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं, ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पे मैंने क्लिक कर दिया। अब कैलकुलेटर भी हमारे पास 3-4 किस्म के कैलकुलेटर हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं 3 लाइंस, मैंने क्योंकि प्रोग्रामर ओपन किया हुआ तो प्रोग्रामर ओपन हुआ है, लेकिन आपके पास फर्स्ट में स्टैंडर्ड वाला कैलकुलेटर ओपन होगा, आपने प्रोग्रामर खुद ओपन करना है। वो मैं आपको बता देता हूँ, लेफ़्ट पे जो 3 लाइंस नज़र आ रही हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, ग्राफिंग, प्रोग्रामर। आपने देखा होगा साइंटिफिक आप लोग यूज़ करते आए हैं मैथमेटिक के लिए, 9th-10th में शायद यूज़ किया हो आप लोगों ने, और हमने यहाँ लेकिन प्रोग्रामर यूज़ करना है। और आप नीचे देखेंगे कन्वर्टर भी यहाँ पे काफ़ी किस्म के पड़े हुए हैं, लेकिन हमारा जो काम है वो प्रोग्रामर वाला है। हमने यहाँ पे प्रोग्रामर पे क्लिक करना है, हमारे पास प्रोग्रामर वाला ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो भी क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे वो डेसिमल नंबर लिखेंगे, मतलब जो 0 से लेके 100 ऑन तक होता है। तो हमारे पास ये देखिए ABC भी लिखी हुई है, लेकिन ये हम क्लिक नहीं कर सकते, ये क्लिक नहीं होगी हमारे पास, जस्ट डेसिमल वाले क्लिक होंगे 0 से लेके 9 तक। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 पे मैंने लिखा है, तो 7 को उसने ये डेसिमल नंबर है ना, डेसिमल टू हेक्सा भी कर दिया, डेसिमल टू डेसिमल भी कर दिया, डेसिमल टू ऑक्टा भी कर दिया, डेसिमल टू बाइनरी भी कर दिया। अब डेसिमल टू हेक्सा ये 7 ही जवाब आएगा, डेसिमल में 7 आएगा, ऑक्टा में 7 आएगा, बाइनरी में 0111 आएगा। अब इसी को मैं 78 कर देता हूँ, 78 को अगर हेक्सा में कन्वर्ट करें 4E आएगा, डेसिमल में तो फिर डेसिमल ही आएगा 78, ऑक्टा में 116 आएगा, और बाइनरी में ये आएगा। अब ये तो हो गया कि बाइनरी से हमने कहीं भी कन्वर्ट करना है तो क्या जवाब आएगा। अब हम कहते हैं कि मैंने बाइनरी टू समथिंग कन्वर्ट करना है, ये तो है था ना, डेसिमल से कन्वर्ट करना। अब मैंने बाइनरी टू हेक्सा करना है या बाइनरी टू डेसिमल करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये बाइनरी के ऊपर क्लिक कर दूँगा। आपने देखा मैंने जब बाइनरी पे क्लिक किया तो ये एक ब्लू सी लाइन है वो बाइनरी के साथ आ गई। अगर डेसिमल पे करता हूँ तो वह डेसिमल के साथ हो जाएगी। जब मैं बाइनरी पे क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे सारी कीज़ मदम हो जाती हैं, मतलब मैं उन पे क्लिक नहीं कर सकता, जस्ट 1 और 0 की बाकी है। मतलब बाइनरी में तो नंबर ही 1 और 0 होते हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1 0 ही लिख सकता हूँ। और मैंने 1 वाली जो भी वैल्यू लिखी है उसका जवाब हेक्सा में भी आ गया, डेसिमल में भी आ गया, ऑक्टा में भी आ गया। यहाँ पे हम बाइनरी एडिशन भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं चाहता हूँ कि मैं 111 प्लस 1001 इसको मैं प्लस करना चाहता हूँ, तो मैं इक्वल टू करूँगा तो ये मेरे पास जवाब आ गया। तो हम लोग अगर आपको कोई बाइनरी एडिशन वाला आता है, आपको नहीं समझ आ रही, तो वो भी आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। बाइनरी सब्ट्रैक्शन वाला भी आप कर सकते हैं, 111 माइनस 101, इसका क्या जवाब है 1000, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम हेक्सा टू समथिंग कन्वर्ट करेंगे, हेक्सा पे मैंने क्लिक किया, जो भी मैं वैल्यू लिखूंगा हेक्सा की लिखूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे अब ABCD भी ओपन हो चुका है, मतलब वो भी मैं क्लिक कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है हेक्सा में ABCDEF यूज़ होता है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा D4 किसके बराबर होता है, वो उसने हेक्सा में भी बता दिया, डेसिमल में भी, ऑक्टा में भी, बाइनरी में भी। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ है, ये आप वैसे ना यूज़ करें तो बेहतर है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से फुल वैल्यू आ जाती है, वैसे इसमें ना पड़िएगा, ये जस्ट ये आपकी समझ में नहीं आएगी, यानी कि आप यहाँ तक रहिएगा और जो आपके सामने बाइनरी में यहाँ पे शो हो रही होगी ना, वही जवाब होगा, आपने ये लिख देना है। तो हमारा यहाँ पे कैलकुलेटर का भी टॉपिक पूरा हुआ, कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है। इसके बाद मैं आपको अगेन कहूँगा कि मैंने जो मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे पहले भी मेंबर अपने डिस्कशन वगैरह करते रहते हैं, तो आप भी ये जो 2-3 दिन है अपना वहाँ पे डिस्कस करें। कोई भी सवाल आप कहीं से मिलता है, आपको नहीं समझ आती, तो मुझसे पूछें या एक दूसरे से पूछें, उससे आपका भी फ़ायदा होगा और बाकी स्टूडेंट्स के सामने भी वो क्वेश्चन आएगा और आपका फ़ायदा हो जाएगा। अब मेरा मकसद था ये वीडियो बनाना, अगर तो आपको इसकी समझ आई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा लाज़मी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट भी वीडियो आपके सामने आती रहे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।